बिफोर वी स्टार्ट, चमकता दिल, हे एवरीवन, स्माइल। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी ज्वेलरी ब्रांड कोकीपा को सपोर्ट करें और मेरी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिए। दिल, आपका एक फॉलो और सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दो दिल। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। क्लैप अबाउट 1 च 131 ए फैमिली पिकनिक। सी अब आगे। इस वक्त सारांश के घर पर सब हॉल में बैठे हुए थे। आकाश, आरुषि, सारांश, सिया और आरुष वो साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। सारांश ने सिया को देखते हुए कहा, क्या कहती हो, कहीं घूमने चले? आरुष ने उन दोनों को देखा और फिर चहकते हुए बोला, दादा मैं भी जाऊंगा। सारांश ने मुंह बनाकर कहा, क्या यार तुम दादा कहना नहीं भूलते हो। डोंट कॉल मी दादा, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। बोलते हुए उन्होंने अपने बालों में हाथ फिराया। सिया ने हंसते हुए कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लाल हिसाब कर रहे हैं आप, दादा है तब दादा ही कहेगा ना। सारांश ने नागवारी से सिया को देखा, फिर उनके कंधे पर झुककर कुछ कहा। सिया ने आंखें बड़ी कर सारांश को घूरा। आरुषि ने आकाश के कंधे से कंधा मारते हुए कहा, पक्का पापा जी कुछ शरारती बोल रहे हैं। आकाश ने सिर घुमाकर आरुषि को देखा, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पापा की शरारती बातों में, तुम्हें सुनना है। आरुषि ने आंखें बड़ी कर आकाश का देखा, फिर अपने खाने पर ध्यान देते हुए बोली, तुम और शरारती तुम जैसा शरीफ इंसान कहीं मिलेगा। अगर मैं करने पर शरारत आऊं तो तुम शर्मा भी जाओ। आकाश ने आंखें छोटी कर आरुषि को घूरते हुए कहा, तुम इनडायरेक्टली मुझे अनरोमांटिक कह रही हो। आरुषि ने मुंह बनाकर बोला, अनरोमांटिक को अनरोमांटिक ही बोला जाएगा। अब उल्टी दिशा में चलूंगी नहीं मैं, बोलती हुई उसने अपने हाथ से आरुष को खिलाया। आकाश ने आरुषि के हाथ को घूरते हुए कहा, तुम मुझे खिला रही थी, अब वहां कहां कैसे पहुंची? ये सुनकर आरुषि ने कहा, हम अपने बिटवा को खिला रहे हैं, तुम्हें कहा क्या प्रॉब्लम है? उसको फॉर्म में आते हुए देखकर आकाश ने कहा, बस करो, मैं भी बेवकूफ हूं, कब से इंतजार में बैठा हूं। बोलकर उसने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। सारांश और सिया उन दोनों को देख रहे थे। उन्होंने कहा, तब एक पिकनिक प्लान करें। इस पर आरुष बहुत खुश हो गया, वो खुशी से उछलने लगा। आकाश ने कहा, हमें काफी टाइम हो गया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, हम वीनू और बच्चों को भी बुला लेंगे। सिया ने कहा, और सुहू को भी बुला लेना, काफी टाइम से बच्ची को देखा नहीं है। आकाश ने हमें सिर दिया, कल पिकनिक पर क्या करेंगे ये डिसाइड करने लगे। वहीं पैलेस में सब डिनर के बाद आज हॉल में बैठे हुए थे। दादा और दादी सा का मन लगाने के लिए इधर उधर की बातें हो रही थी। शिवांश ने भी अभी अभी आकर उन्हें ज्वाइन किया था। वीनू ने शिवांश की तरफ उसकी कॉपी बढ़ाते हुए कहा, आप इतने लेट कैसे हो गए? शिवांश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि उसका फोन रिंग करने लगा। इस पर बंश ने मुंह बनाकर कहा, इसी वजह से आपके बिजनेसमैन पति की मीटिंग्स ही कभी खत्म नहीं होती हैं। वो आप आ गई है इनकी जिंदगी में, वरना ये अपनी पूरी जिंदगी ऑफिस में काट देते, घर बनाने का इन्हें खर्चा ही नहीं करना पड़ता। शिवांश ने घूर कर वंश को देखा। वंश ने वीनू के पीछे छिपते हुए कहा, भाभी उस ड्रैकुला से आप ही मुझे बचा सकते हैं। वंश को देखते वीनू ने बेचारा मुंह बनाकर कहा, इस ड्रैकुला से भाभी को कोई नहीं बचा सकता, भाभी तुम्हें क्या बचाएगी? पास में खड़ी पूनम हंसने लगी। उसके हंसने पर वीनू ने उसे आंखें दिखाई। शिवांश ने नाराजगी से किसी से कहा, तुम बच्चों को ले जाना है उन्हें ले जाओ, उन्हें भी शाम तक मेरे पास छोड़कर जाना। मैं अपनी बीवी को तुम्हारे पास क्यों छोड़ूं? तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है, उसके साथ रहो और ससुर जी से कहना अपनी बीवी पर ध्यान दे। वीनू ने चहकती आवाज में कहा, क्या भाई मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। शिवांश ने कान से फोन हटाकर वीनू को बोला, मायके जाने के नाम से तुम्हारे कैसे पंख निकल आते हैं, जैसे अभी उड़ते हुए पहुंच जाओगी। इसकी बात पर वीनू का मुंह बन गया। दादा सा ने हंसते हुए कहा, हर लड़की के मायके जाने की बात पर पंख निकल आते हैं। शिवांश जाने दो उसे। इस पर शिवांश ने खींचकर कहा, और मेरा क्या होगा? अनिका ने शिवांश को देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या होगा, पीछे पीछे तुम भी पहुंच जाओगे और वहीं रहने लगोगे। उसमें तुम्हारा क्या होगा, जो हमेशा होता है वही होगा। वीनू तुम चली जाना। शिवांश ने गहरी सांस लेकर आकाश से कहा, तुम किस खुशी में मेरे बीवी को बुला रहे हो? आकाश ने कहा, डैड पिकनिक प्लान कर रहे हैं इसलिए सबको बुला रहे थे। सुहू को बुलाया था, तब कनक भी आ रही है, मैंने सोचा वीनू और तुमसे भी पूछूं। ये सुनकर शिवांश ने हल्के गुस्से से कहा, जीजा जी से मेरी बहन संभाली नहीं जा रही है, इसलिए वो इधर उधर मंडराती रहती है, उसके पैर टिकते नहीं हैं। अनिका ने शिवांश के हाथ से जल्दी से फोन लेकर कहा, सब पिकनिक प्लान कर रहे हैं और हमें नहीं बताया, ये बहुत गलत बात है ना आकाश? हम क्या उस पिकनिक में शामिल नहीं हो सकते? आकाश ने कहा, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, डैड ने तो बोला था, मगर शिवांश के गुस्से के बारे में सोचकर हमने बस वीनू की बात की। ये सुनकर अनिका ने कहा, उसके गुस्से की छोड़ दो, गुस्सा उसकी नाक पर और नाक उसके गुस्से पर रहती है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम सब तैयारी करते हैं और सबको इनवाइट करते हैं, पिकनिक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अनिका को ऐसे बच्चों को थोड़ा खुश होते हुए देखकर दध्रुव ने कहा, ठीक है आकाश, हम सारी तैयारी करते हैं, तुम साथ शाम को ही आ जाना, सुबह चलेंगे कहीं अच्छी जगह, पार्क में चलकर पिकनिक करेंगे, काफी टाइम से परिवार ने साथ में वक्त नहीं बिताया है। ये सुनकर शिवांश ने कहा, काफी टाइम से आपके लाडले की शादी के बाद से आप सब टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दादा सा ने शिवांश को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाना, हम अपने बहू और बच्चों के साथ चले जाएंगे। इस पर दादी सा ने हंसते हुए कहा, सारा मामला बहू के जाने का ही है। शिवांश ने दादी सा को देखते हुए कहा, एक आप ही हैं जो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। दादी सा ने शिवांश के कंधे को थपथपाते हुए कहा, परेशान मत हो, कभी कभी माइंड फ्रेश करना भी जरूरी होता है, तुम अपनी बीवी के साथ वहीं पर टाइम स्पेंड करना। शिवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया, उसका भी मना करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर इस तरह सबको देखकर उसे अच्छा लगता था। वीनू ने आईब्रो उठाकर शिवांश को देखा, उसे आई विंक शिवांश उठकर दूसरी तरफ चला गया। वीनू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी कमर पर शिवांश के हाथ का एहसास हुआ, उसके कमर पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले गया। ये दादी ने देखा था, कोहनी मारकर दादा को भी दिखाया, उन्होंने शिवांश और वीनू को नहीं देखा। उन्होंने दादी सा से कहा, बच्चों वाली हरकतें आप बंद नहीं करेंगे, ये शोभा देता है आपको, ऐसे बच्चों पर नजर रखना। दादी जाने मुंह बनाती हुई कहा, रहने दे, आप कुछ नहीं हो सकता। फिर वो अनिका की तरफ खिसक गई। दादा सा ने नामे सिर हिलाया। ध्रुव को देखा, उन दोनों को ही मुस्कुराकर देख रहे थे। ये देखकर दादा सा ने आंखें दिखाते हुए, ऐसे क्या देख रहे हो, किस बात पर हंसी आ रही है? ध्रुव ने नामे सिर हिलाया, उठते हुए बोले, मैं अभी आता हूँ। दादा सा ने मुंह बनाकर कहा, बुलाया किसने है?
जाओ अपना काम करो, हर वक्त घर में बैठे रहते हो। ध्रुव अपने बाबा को देखा, उनके बिहेवियर कुछ बदल रहा था लेकिन वो चुप ना रहकर बात करने लगे थे। ये काफी अच्छा लगा। ध्रुव वहां से चले गए। सॉफ्टी ने इधर उधर गर्दन कर शिवांश वीनू को ने देखा, उसे दोनों ही नहीं दिखे। उसने अनिका की साड़ी खींचते हुए कहा, दादी। अनिका ने सॉफ्टी की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा? पापा मम्मा को ले गए। अनिका ने पूरे हॉल में नजर डाली और उन दोनों को ना देखकर सॉफ्टी को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, आपके पापा ऐसे ही यही करते हैं, मौका पाते ही अपनी मम्मा को उठा ले जाते हैं, इसलिए परेशान होना बंद कीजिए, आप थोड़ी देर के बाद उनके पास रहिए। सॉफ्टी ने अच्छी बच्ची की तरह हमें सिर हिला दिया और अनिका की गोद में बैठी खेलने लगी, लेकिन उसकी ध्यान सब तरफ था कि शिवांश की वीनू कहाँ है। वही बंश किचन में दूध बना रही फना को परेशान कर रहा था। उसने फना के बालों को खींचा, इस पर फना ने खींचकर उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो बंश? तुम्हारा दिमाग खराब है, कब से परेशान कर रहे हो? 5 मिनट में बनने की जगह दूध को 10 मिनट लग गए हैं, बस तुम्हारी शरारतों की वजह से। बंश ने मुंह बनाकर फना को देखा और वहां से वापस जाने लगा। फना ने बंश की कलाई पकड़ ली, अब कहाँ जा रहे हो? बच्चों की तरह मुंह फुलाना बंद करो, एक बच्चे के बाप हो तुम। बंश ने मुस्कुराते हुए फना के हाथ को देखा, फिर दूध की गैस बंद कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम कहो तब एक बच्चे का बाप और बन जाऊं, बस तुम रेडी हो? फना ने आंखें बड़ी कर बंश को देखा, उसी वक्त उन्हें रोने की आवाज आई। बंश ने फना के कंधे पर सिर रखते हुए उसके कंधे पर 2-3 बार अपना सिर मारते हुए बोला, आजकल इसको क्या हो गया, जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ ये रोना सुनकर देता है। फना ने हंसते हुए कहा, उसे समझ में आ गया उसका बाप उसकी माँ को कितना परेशान करता है। पलटकर उसने रुवांश को देखा जो टकटकी लगाकर उन दोनों को देख रहा था। फिर उसने वंश की तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी भाषा में कुछ कहा। वंश ने जल्दी से आकर उसे गोद में उठाया, उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोला, मेरा लाल तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम पापा से दुश्मनी करने की फिराक में हो? रुवांश बड़ी बड़ी आंखों से वंश को देख रहा था। उसका इस तरह देखना वंश को बेहद पसंद था। उसने रुवांश के माथे को चूमा, उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरा लाल पीला हरा नीला कितना प्यारा है। फना उसकी नौटंकी पर हंसने लगी। उसने कहा, वंश क्या करते हो, चलो उसे अब दूध पीने दो। वंश ने बोतल फना के हाथ से लेकर कहा, रहने दो, मैं पिलाता हूँ अपने बेटे को दूध। फिर तुम मुझे बोलते बोलते वो चुप हो गया। फना ने उसके सिर पर मार दिया। कुछ भी कहीं भी बकवास करते हो, बोलते हुए वो गुस्से से वहां से चली गई। वंश ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर रुवांश को जो हंस रहा था देख वंश ने आंखें छोटी कर, रुवांश देख, बाप को मार पड़ने पर हंस रहे हो। अभी तुम्हारे मुंह से बहुत रोने की फुहार निकल रही थी। रुवांश ने जैसे ही रोने के लिए मुंह बनाया, वंश ने जल्दी से उसे पुचकारते हुए कहा, नहीं नहीं रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके मुंह में दूध की बोतल लगा दी, जिसे पीते हुए रुवांश वंश के चेहरों को छूने लगा और उसका ऐसा करना वंश को बेहद पसंद आता था। वंश उसे लेकर वही सोफे पर बैठ गया। वीनू गुस्से से अपने सामने खड़े शिवांश को बोल रही थी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सबके बीच से मुझे इस तरीके से उठाकर के लाए। मैं बच्ची थोड़ी हूँ, चाहे जिधर से चाहे मुझे उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं। शिवांश ने वीनू की कमर पर हाथ डाल उसे उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, मेरे लिए तुम हल्का फूल के जैसे हो, जिससे मैं जिधर जाऊं उधर कर सकता हूं, इसलिए मेरे सामने ज्यादा वुमेन बनने का दिखावा मत किया करो। तुम्हारी ये सिली हरकतें और ये 2 किलो का वजन बताता है कि तुम कितनी। इससे आगे कुछ बोल तक कि वीनू उसके सीने पर पंच करते हुए कहा, अच्छा मैं फूल के जैसे हूँ, मेरे अंदर 2 किलो वजन है। वीनू ने शिवांश को घूरा, आप खुद को समझते क्या हैं? इस पर शिवांश ने वीनू की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास करते हुए कहा, मैं अपने आप को तुम्हारा हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड समझता हूँ, इससे आगे कुछ समझना हो तब तुम बताओ। वीनू गुस्से से शिवांश को देख रही है, फिर उसके गले में हाथ डाल उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, आपने अनूप भाई से बात की, वो उनकी गलतफहमी दूर हुई। शिवांश ने वीनू की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं हुई है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम परेशान होना बंद करो। वीनू ने सिर पीछे कर शिवांश के चेहरे को देखते हुए कहा, आपने डैड से बात की? शिवांश ने नाम ऐसे हिलाया, मैं नहीं चाहता कि उनकी फैमिली का कोई भी मैटर सामने इस तरह से आए कि वो हट हो, मैं उन्हें हट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम भी डैड से कोई बात नहीं करोगी, उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी। वीनू ने हाँ इसे हिला दिया, वो शिवांश की बात से अग्री करती थी। वही सॉफ्टी जो दूर पर खड़ी थी, उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, दादू को नहीं बताना है, वो वहां से भाग गई। अगले दिन शिवांश और वीनू कार में थे, वो सब पिकनिक के लिए पार्क की तरफ जा रहे थे। शिवांश ने मुंबई से थोड़ी सी दूरी पर ही एक पार्क में सारी अरेंजमेंट्स की थी और वहां सारी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। वीनू शिवांश को देख रही थी, उसने कुछ सोचते हुए कहा, काफी वक्त से सब कुछ सही चल रहा है, हमारी फैमिली में वंश की शादी के बाद सब कितने खुश हैं और साथ में हैं। मुंह जब भी ऐसा होता है तब कुछ ना कुछ। शिवांश ने वीनू की बात पूरी होने से पहले उसके हाथ को थामकर अपने थाई पर रख उसके चेहरे को छूते हुए कहा, परेशान होना बंद करो, कुछ नहीं होगा। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने पार्क के बाहर आकर कार रोकी। वो लोग कार से बाहर निकले, उसके बाद एक के बाद एक कई कारें वहां आकर रुकी और वो भी सब आ गए थे। वीनू ने मुंह बनाकर कहा, बड़े शौक से कह रहे थे हम इन सब से पहले पहुंच जाएंगे और देखो सब साथ में ही आए हैं। इससे अच्छा मैं उन लोगों के साथ ही आती, अगर आपका रोक कर वो सब नहीं करते, अच्छे खासे हम पहले आते और फिर हम पार्क घूम भी लेते। उसे देखकर शिवांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अच्छा वो सब क्या किया था? वीनू ने लाल चेहरे को दूसरी तरफ कर कहा, मुझे बात ही नहीं करनी है। वो हाथ छुड़ाकर अनिका की तरफ चली गई। मिस्टी तारा को देखकर उसके पास आए, उसके गले से लगते हुए बोले, दीदी मैंने आपको बहुत मिस किया। सुनकर तारा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों राणा जी के होते हुए तुम्हें दीदी की कैसे याद आई? मिस्टी ने मुंह बनाकर उन्हें देखा, आप दोनों लड़कर मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, और वो चुपचाप वीनू के पास आकर खड़ी हो गई। तारा ने नमे सिर हिलाया, तुम अपना बचपना कब छोड़ोगे मिस्टी, थोड़ी समझदार हो जाओ। वहाँ आकाश अपनी फैमिली के साथ आया था, सारांश और सिया सबसे से मिल रहे थे। वही मेघ में की पूरी फैमिली थी, बरखा और वेदांत भी उनके साथ थे। रुद्रम अभय सब वहाँ आए थे, गिरीश भी अपनी फैमिली के साथ था। दादी सा सबको एक साथ देखकर बहुत खुश थी। वंदना ने अपने सर्वेंट्स को देखते हुए कहा, चलो अंदर बैठने की अरेंजमेंट करें। शिवांश ने उन्हें देखते हुए बोला, सारी अरेंजमेंट हो गई है, बस जो चाहे अंदर जाके आप लोगों को करना है। बोलकर वीनू का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगा। वीनू का दूसरा हाथ बरखा में पकड़ते हुए कहा, देवर जी आज अपनी बीवी को भूल जाए, आज दिन वो हमारे साथ एंजॉय करेंगे।
शिवांश ने मुस्कुराकर वीनू को देखा और बोला, बीवी को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन हाँ आज वो आपके साथ एंजॉय कर सकती है, क्योंकि कर लेकिन एंजॉय वो मेरे साथ भी बहुत करती है ना? स्वीट हार्ट। वीनू ने आंखें बड़ी कर शिवांश को देखा, बरखा कनक हंसने लगी। शिवांश अंदर की तरफ चला गया, वो सब भी वहां अंदर आ गए। सब पार्क में आए, नीचे चटाई बिछाकर बाकी सब बैठ गए। दूसरी तरफ बच्चों के खेलने के इंतजाम थे और बड़ों के लिए भी कुछ गेम्स थे। वांश ने पीहू का हाथ पकड़ के खींचते हुए कहा, चल मोटी बैडमिंटन खेलते हैं। पीहू ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, जाकर अपनी बीवी के साथ खेलना, मैं क्यों जाऊं। वो सब वहीं हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। शिवांश आकर वीनू के पीछे बैठा, उसकी पीठ पर सिर रखते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। वीनू ने पहले हैरानी से सिर घुमाकर शिवांश को देखना चाहा, पर शिवांश ने कहा, ऐसे ही बैठी रहो, मुझे कुछ रास्ट करना है। वीनू ने कुछ नहीं कहा। बरखा वर्षा कनक उसे देखकर दांत दिखा रही थी। वीनू टोकरी से फूल उठाकर कनक के चेहरे पर मारते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो। अभय, आकाश, गिरीश, वंश, रुद्रम सब फुटबॉल खेल रहे थे। वही दादाजी सरांश, ध्रुव, दादी अनिका से एक तरफ बैठे हुए बातें करते फ्रूट खा रहे थे और सारी लेडीज अपनी जगह बातें कर रही थी। बच्चे एक तरफ खेल रहे थे और सारी छोटी लड़कियां बारी बारी से झूला झूल रही थी। इस वक्त वहां एक बहुत ही प्यारा फैमिली टाइम चल रहा था। पार्क से कुछ दूरी पर के गार्ड से नजरों से बच थोड़े पेड़ों के बीच एक ब्लैक कार खड़ी थी। उसके शीशे को नीचे करते हुए अंदर बैठे आदमी ने देखा तो इस वक्त सारी फैमिली यहीं पर इकट्ठी है। इससे अच्छा मौका हमें कब मिलेगा। बोलते हुए उसने ड्राइवर को इशारा किया और वो कार पल में वहां से गायब हो गई। 132 अटैक। अब आगे सब साथ में ही बैठे हुए थे और सामने बच्चों के हो रहे गेम को देख रहे थे। उन सब का गेम चल रहा था, जिसमें छोटी लड़कियां एक साइड थी और बाकी सारे बॉयज एक साइड थे। हानी अपने पैर के नीचे बॉल को रखे हुए बुरी तरीके से अपने सामने खड़े आरम को देख रही थी और उसने तेज से किक किया। बॉल सीधे आरम के सीने पर लगी, लेकिन आरम ने कोई रिएक्ट ना करते हुए आगे खेलना जारी रखा। बाकी सारी लेडीज बैठी हुई अपने बच्चों को चीयर अप कर रही थी। बस वीनू शांति से बैठी थी, क्योंकि सॉफ्टी उसकी गोद में थी। एक टीम में उसका एक बेटा था और दूसरी टीम में उसका दूसरा बेटा था। बाकी सारे पापा अपनी बेटियों को चीयर अप कर रहे थे और माएं अपने बेटों को चीयर अप कर रही थी। शिवांश भी शांति से ही बैठा हुआ था। उसने वीनू की तरफ झुकते हुए कहा, तुम किसी चीयर अप करने वाली हो। इस पर वीनू ने मुंह बनाकर कहा, इन दोनों को एक टीम में रहना चाहिए था ना, अलग अलग टीम में क्यों है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे चीयर अप करूं। एक को थोड़ी करूंगी। ये सुनकर शिवांश हंस दिया। उसने कुछ नहीं कहा। सॉफ्टी शिवांश के चेहरे को छूते हुए बोली, डेड गेम। शिवांश ने सिर घुमा के सॉफ्टी को देखा, फिर उसे अपने गोद में उठाते हुए बोली, आपको भी गेम खेलना है। सॉफ्टी ने ना में सिर हिलाया, आप खेले, विन हो। ये सुनकर शिवांश ने सॉफ्टी के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, आप यहाँ बैठकर देखें, अभी भाई जीतेंगे। सॉफ्टी ने मुंह बना लिया, क्योंकि उसने भी वीनू और शिवांश की बात सुनी थी। उसे समझ में आ गया कि इसके दोनों भाइयों में से एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन वो लोग वहीं बैठे देखते रहे और कुछ ही देर में हानि और आरंभ में बुरी तरीके से लड़ाई शुरू हो गई। वो लोग गेम रोककर एक दूसरे से लड़ने में बिजी हो गए। रिद्धव हानि को गोद में उठा पीछे कर रहा था। शिवाय भागते हुए हानि के पास पहुंचा और उसने हानि को गोद मिलते हुए कहा, हानि है क्या कर रही है आप। हानि शिवाय से आरंभ की शिकायत करने लगी। फना ने बंश के हाथ को खींचते हुए कहा, इतना इंटरेस्टिंग गेम चल रहा था, इन बच्चों ने सब खराब कर दिया। बंश ने सिर्फ घुमाकर फना को देखा, उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने सामने किया, तुम्हें गेम खेलन है। फना ने हमें सिर हिलाते हुए कहा, शूटिंग का कैसा रहेगा, हमें यहाँ पर वही प्लान करना चाहिए। बंश ने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें गेम खिलाता हूँ। बोलकर उसने एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से फना की कमर को पकड़ उसे उठाया, दूसरी तरफ ले जाने लगा। फना ने बंश के कंधों पर हाथ रख उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। बंश सब यहीं पर हैं। बंश ने नामे सिर हिलाया और फिर फना के जो पर किस करते हुए बोला, सब है तभी मजा आने वाला है, तुम जानते हो छिप छिप कर रोमांस करने का अलग ही मजा है, आज मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। फना ने हैरानी से बंश को देखा, फिर गर्दन घुमाकर बाकी सबको जो अपने साथ बातों में लगे थे। बंश ने फना को नीचे खड़ा किया और उसकी कमर पर हाथ रख उसके चेहरे को छूते हुए बड़ी मदहोश भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, कुछ करना है। फना ने उसे घूरा, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाने दो, दादी ने देख लिया ना, मैं क्या जवाब दूंगी, कल ही तुमने मुझे बहुत तंग किया था। बोलते हुए उसने बंश को खुद से दूर किया, लेकिन बंश कहाँ मानने वाला था। उसने पलटकर जाती हुई फना को पेट पकड़कर उसे उठाते हुए दूसरी साइड लाकर कहा, ऐसे कैसे तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। फना की लोवर नेक पर किस कर रहा था। फना ने अपने होठों को दांतों से दबाते हुए अपने मुंह से आने वाले आवाज को रोका। बंश मुझे छोड़ दो। बंश ने एक बात नहीं सुनी, वो लगातार अपना काम कर रहा था। उसने फना को पेड़ के पास लाकर खड़ा किया, उसके चेहरों के हाथों में थामते हुए उसके होठों की तरफ झुकने लगा। उसी वक्त उसे आवाज आई, उसने सिर घुमाकर देखा, फना ने भी उसी डायरेक्शन में देखा। बंश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सामने शिवांश और वीनू थे। वीनू को अपने करीब कर शिवांश उसे किस कर रहा था। फना ने अपने आंखों पर हाथ रख लिया और बंश ने अपने मुंह को बड़ा सा फैलाते हुए कहा, भाई। शिवांश ने सिर उठाकर देखा। शिवांश ने बुरी तरीके से वंश को घुरा। वीनू शिवांश को खुद से दूर करने में लगी थी। वीनू की हर कोशिश को नाकाम करते हुए शिवांश ने वंश को वहां से जाने का इशारा किया। वीनू शिवांश के सीने में खुद को छिपाई खड़ी थी। वंश अभी भी शॉक्ड हुए वहीं खड़ा था। शिवांश ने चिढ़कर वंश को देखा, वीनू को अपनी बाहों में उठा वहां से ले गया। वंश ने फना को देखा और फना ने वंश को। फना का रिएक्शन नॉर्मल था, लेकिन वंश को ऐसे शॉक्ड में देखकर फना ने कहा, क्या हुआ, तुम इस कदर शॉक्ड क्यों हो रहे हो। वंश ने कहा, तुमने देखा भाभी ने हमें देख लिया। इस पर फना ने कहा, हाँ देख लिया, तुमसे मना किया था तुम माने नहीं, अब क्या हुआ। वंश ने कहा, ओ गॉड, भाभी ने हमें देख लिया, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। फना ने चिढ़कर वंश को देखा, वो भी यहाँ कुछ बांसुरी नहीं बजा रही थी और ना ही कोई भजन कीर्तन हो रहा था, वही कर रहे थे जो हम करने आए थे, इसलिए चिल करो। वंश ने हैरानी से फना को देखा, अभी तुम मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, अब क्या बकवास कर रही हो। ये सुनकर फना ने वंश का कॉलर पकड़ उसे पेड़ से लगाते हुए कहा, अब मेरा मूड बदल गया है, अब मेरा मूड तुम्हें दूर करने का नहीं, तुम्हें करीब लाने का है। वंश ने आंखें बड़ी कर फना को देखा, जो उसके बेहद करीब आ उसके होठों पर होंठ रख चुकी थी।
कुछ देर बाद दादी ने खड़े होते हुए कहा, क्या तुम सब यहाँ हमें बोर करने के लिए यहाँ लेकर आए थे? कुछ इंटरेस्टिंग करो ना। इस पर वंश ने बीच में कूदते हुए कहा, दादी हम भी गेम खेले ना, आज एक कंपटीशन हो जाए। दादी ने अपने साड़ी का पल्लू कमर में टांगते हुए कहा, बिल्कुल आज तुम लोग हार जाओ। इस पर वंश ने कहा, हम लोग क्या, मैं तो आपकी पार्टी में हूँ। बोलती हुए दादी की तरफ आ गया। दादी ने सारी लेडीज को इशारा करते हुए कहा, चलो इधर आ जाओ, तुम लोगों की पार्टी इधर है। सब लेडीज उस तरफ आ गईं और मिस्टी ने दादी को देखते हुए कहा, दादी हम कौन सा गेम खेलेंगे? दादी ने कहा, वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले टीम हो जाए। फिर ध्रुव को देखते हुए बोले, क्या कहते हो ध्रुव, खेलोगे हमारे साथ? क्या हारने को तैयार हो? ध्रुव ने कहा, माँ सा आपको क्यों लगता है कि हम हार जाएंगे? बल्कि आज आप हारने के लिए तैयार हो जाए। भले जिंदगी में आपने बाबा सा को कितना भी हराया हो, लेकिन इस गेम में आप ही हारने वाले हैं। आप जैसे कमजोर लड़कियां हमारे सामने क्या ही टिकेंगी। उनकी बात पर मेघ और देव ने एग्री किया। अनिका ने आंखें छोटी कर ध्रुव को घूरते हुए कहा, आपने हमें नाजुक और कमजोर कहा है, अब आप तैयार हो जाए हारने के लिए। वहां पर पूरे कंपटीशन का माहौल बन गया था। दादी ने सब तरफ देखते हुए कहा, ये शिवांश और वीनू कहाँ है? इन दोनों को गेम नहीं खेलना है। इस पर फना ने कहा, वो अपना गेम खेल रहे हैं। दादी ने कंफ्यूजन में उन्हें देखा, वो अपने बच्चों के साथ कोई गेम खेलने लगे क्या? बरखा के कहने पर फना ने मुंह बनाया, भाभी आपसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तभी वहां वीनू ने आती हुई कहा, यहाँ क्या हो रहा है? फना ने मुस्कुराकर वीनू को देखा जो उससे नजरें चुरा रही थी। वही शिवांश ने दादा सा को देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप सब ऐसे खड़े क्यों हैं? या क्या खड़े होने के लिए यहाँ पर आए थे? इस पर ध्रुव ने शिवांश का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम इस टीम में आओ, हम गेम खेलने वाले हैं और तुम्हारी माँ दादी हमें चैलेंज कर रही है कि हम हार जाएंगे। इस पर शिवांश ने दादी को देखते हुए कहा, दादी आप मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, क्योंकि जिस तरफ शिवांश राठौड़ होता है वहाँ किसी की हार नहीं होती। ये सुनकर दादी ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, ज्यादा बीवी के पास आने के ड्रामे मत करो, मुझे पता है तुम ये किस लिए कर रहे हो। आज तुम इन लोगों की टीम में ही हो, अब शिवांश राठौड़ के होते हुए ये लोग हार जाएंगे। शिवांश ने नागवारी में सिर हिलाया, उसे नहीं पता था ट्रिक काम नहीं करेगी। वीनू मुंह दबाकर हंसते हुए देखकर शिवांश ने उसकी कमर पर पंच करते हुए कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, अभी बताता हूँ, चलिए गेम खेलते हैं और आज देखते हैं कौन जीतेगा। वीनू ने भी दादी और अनिका के सामने आते हुए कहा, हाँ देख लेंगे कौन जीतेगा, जीतेंगे तो हम ही। सारी लड़कियों ने एग्री किया। बच्चों को एक साइड करते हुए ध्रुव ने कहा, बेटा इन सब का तुम ख्याल रखो, ये इधर को ना आए, आज बढ़िया गेम होने वाला है। कनक ने शिवाय को देखते हुए कहा, आज तुम्हारे पापा हारने वाले हैं, अच्छे से रिकॉर्ड करना, उनकी हार जिंदगी भर याद रहेगी। इस पर शिवाय ने कनक को देखते हुए कहा, आपसे तो हम सारी जिंदगी हारने के लिए तैयार हैं। आकाश ने शिवाय को पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, ओ मजनू की औलाद, जरा आज इमोशंस में मत बह, हमें जीतना है। कनक ने आकाश को देखते हुए कहा, हाँ ऐसे ही याद दिलाते रहना, क्योंकि हारने तक आपको ऐसे ही याद दिलाना है। वो सब ये देखकर हंसने लगे। शिवांश ने वीनू को देखा, उसे इशारा किया। इस पर शिवांश को देखते हुए वीनू ने हैरानी से मुंह खोला। दादी ने वीनू का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे कर कहा, तुम इसके इशारे से दूर रहो तुम, वरना तुम इसके प्यार में गिर हमें हरा दोगी। अब वो सब ग्राउंड एरिया में आ गए जहां पर उन्हें गेम खेलना था। सब डिसाइड करके बॉल को बीच में रखा और सबसे पहले दादासा और दादी आए। गेम स्टार्ट हुआ। सिया सखड़ी बच्चों को संभाल रही थी क्योंकि वो नहीं खेल रही थी, और जब सिया नहीं खेल रही थी तब सारांश भी नहीं खेल रहे थे। उन्हें देखते हुए ध्रुव कहा, बीवी के पल्लू के पीछे हमेशा घूमने वाले इंसान, आज जाना। इस पर सारांश ने कहा, तुम्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए कह रहे हो, चलो मेरे बदले आज तुम मेरे बेटों के साथ खेलो। ध्रुव ने नामे सिर हिलाया और वो सब गेम शुरू करने लगे। फर्स्ट राउंड में दादी ने दादा को हरा दिया और लड़कियां खुशी से चहकने लगी। दादा को नाराजगी से देखते हुए रुद्रम ने कहा, क्या दादा सा दादी से हार गए? उस पर दादा ने कहा, जब तुम्हारी वाली तुम्हारे सामने आएगी तब देखेंगे तुम किस कदर जीत पाओगे। उनकी बात पर बाकी सब हंस पड़े। शिवांश ने गहरी सांस लेकर वीनू को देखा जो अपनी साड़ियों को समेटे और बालों का जुड़ा बनाए उन सबके साथ खड़ी हंस रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, काम डाउन। ध्रुव ने शिवांश कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे अभी संभाल लो, क्योंकि जब तुम गेम खेलने जाओगे तब इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। एक के बाद एक राउंड हो रहे थे, कभी बॉयज की टीम जीतती कभी गर्ल्स की, लेकिन इस वक्त गर्ल्स के 2 पॉइंट आगे चल रहे थे, एक अनिका जीते और दूसरा दादी। जैसे ही शिवांश कनक से बॉल लेकर गोल किया, सब कनक को देखने लगे। वीनू को देखते हुए कनक ने कहा, अपने पति को तुम संभालो, मैं हमसे तुमको ऐसे ही जीतते रहेंगे, अगली बार भाई के सामने तुम जाओगी। इस पर वीनू ने नामे ही सिर हिलाया, मैं कैसे जाऊंगी? वीनू को देखते हुए बरखा ने कहा, ऐसे सकुचाते हुए खेलने से हम हार जाएंगे, जाओ और तुम ये बताओ तुम जीतना चाहती हो या नहीं। वीनू ने अब हाँ में सिर हिलाया, लेकिन इस राउंड में भी मिस्टी ने रुद्रम थे। जैसे ही बॉल रुद्रम के सामने आई, तारा ने मिस्टी को आगे कर दिया। मिस्टी अपने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे से खेलती थी और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रुद्रम से बॉल लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बाकी सब तो रुद्रम के खौफ से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मिस्टी ने मासूम समूह बनाकर रुद्रम को देखा। रुद्रम को देखते हुए उसने बड़ी प्यारी आवाज में कहा, रना जी। रुद्रम ने सिर उठाकर मिस्टी को देखा, उसका अभी भी ध्यान बॉल पर था और बॉल को लेते हुए गोल करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त मिस्टी ने उसे फ्लाइंग किस दिया और रुद्रम अपनी जगह खड़ा रह गया। मिस्टी तेजी से लेकर बॉल आगे बढ़ी, उसने गोल किया, लेकिन वो नेट तक पहुंचता उससे पहले ही उसे शिवांश ने रोककर और अपने साइड से गोल किया। ये देखकर मिस्टी का मुंह बन गया। रुद्रम ने आंखें छोटी कर मिस्टी को, पूरा मेरे साथ ट्रिक कर रही थी तुम। अगले राउंड में वीनू और शिवांश आमने सामने थे। वीनू के चेहरे पर आते बाल और उसकी साड़ी से झांकती कमर शिवांश दिल बेहाल हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें बेहद तेज थी और वो गहरी सांसें ले रहा था। शिवांश के चेहरे को ना देखते हुए वीनू का पूरा ध्यान बॉल पर था, लेकिन शिवांश का ध्यान उसके चेहरे से हट ही नहीं रहा था। इस पर पीछे से आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, शिवांश उसके चेहरे को नहीं, बॉल को देखना है। शिवांश ने सिर घुमाकर वीनू को देखा और फिर आकाश को। ये लास्ट बॉल डिसाइड करने वाला था कि जीत किसकी होगी, और वीनू से नजर हटाकर शिवांश ने उसे बॉल लेना चाहा। उसी वक्त तेज गोली चलने की आवाज आई और दर्द भरी चीख वहां पर गूंज गई।
सबने उस तरफ देखा। गिरीश को गोली लगी थी, पीहू के सामने आ गया था। सारे गार्ड अलर्ट हो गए। उन्होंने सब तरफ देखा। एक के बाद एक कई कार्स पार्क में आने लगे और उनसे ब्लैक यूनिफॉर्म में पहने आदमी निकल रहे थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। उन्हें देखते हुए सबने बच्चों की तरफ देखा, जो उन आवाजों से डर रहे थे। गार्ड उन आदमियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकना इतना आसान नहीं था। अनिका को देखते हुए ध्रुव ने कहा, बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से। उस पर अनिका ने कहा, आप लोग भी चलिए। वो सब बच्चों के पास पहुंचे, उन्हें वहां से देखा, गार्ड्स के साथ निकलने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त एक गोली आकर अभय के कंधे में लगी। ये होते ही तारा बुरी तरीके से चीख पड़े। ये इमारा भी रोने लगे। अभय ने तारा को जाने का इशारा किया और गन निकालकर उन आदमियों पर पॉइंट की और बाकी लेडीज के पास है उन्हें देखते हुए बोला, जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। एक पल को सब घबरा गए। बुरी तरीके पाक को रौंदते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। शिवांश ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने उन्हें लाकर गन दी। के घबराए चेहरों को देखा और फिर आगे बढ़कर लोगों का सामने करने लगा। आकाश मेघ सब वहीं पर थे और गार्ड्स भी थे। उन्हें संभालना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाकी फैमिली और बच्चों को देखते हुए लोग जरा घबरा रहे थे। वीनू ने एक नजर बच्चों को देखा और बरखा को देखते हुए बोले, कनक, बरखा भाभी, वर्षा, इन्हें सबसे पहले सेफली पहुंचाना होगा, वरना ये लोग इसी तरह टेंशन में रहेंगे। बोलते हुए भी दूसरी साइड से चुपचाप बच्चों को लेकर निकलने लगे। उसी वक्त दो आदमियों ने वीनू पर गन पॉइंट करते हुए कहा, बहुत चालाक समझ रही हो खुद को, लेकिन आज राठौड़ परिवार का एक बंदा भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। ये सुनकर वीनू ने कहा, इतनी औकात नहीं है कि तुम राठौड़ के अंश को भी कुछ कर पाओगे। बोलते हुए उसने अपनी पैर उस आदमी के बीच में मारा, उससे गन छीनकर उसके माथे पर मारते हुए सामने वाले आदमी पर पॉइंट की। कनक ने ये देखकर से कहा, केवल गन पॉइंट करने से कुछ नहीं होगा, उसे शूट करो। लेकिन ये सुनते ही वीनू का हाथ कांप गया। वीनू ने बरखा और कनक को देखते हुए कहा, सारे बच्चों को लेकर कार से निकलिए। इस पर कनक ने हमें सिर हिलाया। वो लोग उस आदमी पर गन पॉइंट किए। वीनू खली थी। वो सारे बच्चों को लेकर दो कार से बाहर से चले गए। उनके साथ बरखा और कनक को बरखा वीनू ने जबरदस्ती वहां से भेज दिया था। बच्चों के जाने के बाद उन लोगों ने जरा राहत की सांस ली और उन लोगों की उन आदमियों की तरफ देखा जो उन्हें पूरे मारने के इरादे से आए थे। दादी और अनिका श्रेया को देखते हुए कनक वीनू ने कहा, दादी आप लोग निकलिए यहाँ से। दादी ने दादासा की तरफ देखा और नाम ऐसे हिलाती हुई बोली, हम उन्हें छोड़कर अकेले नहीं जा सकते। हम ऐसे कैसे जाएंगे। फिर उन्होंने दादी को कार में बिठाया। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा, कुछ के तरफ पड़ने लगे। इस पर अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वीनू पागल हो गई हो, तुम कहाँ जा रही हो। उन आदमी को अपनी तरफ बढ़ते हुए वीनू ने कनक से कहा, कनक दादी सा को लेकर जाओ। उसने आसपास नजरें घुमाकर मिष्टी को देखा। मिष्टी उसे एक पेड़ के पास टिके और उसे देखते ही तारा ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मिष्टी। वो उस तरफ भागी। वीनू ने तारा को रोकते हुए कहा, मैं उसे लेकर आती हूँ, तुम जाओ। तारा ने नामे सिर हिलाया, आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। वीनू बिना कुछ सुने मिष्टी की तरफ बढ़ी और उन आदमियों ने वीनू को उस तरफ जाते हुए देख लिया। वीनू ने मिष्टी का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए कहा, मिष्टी भागो यहाँ से। मिष्टी ने हाथ से हिलाया और को देखते हुए बोले, राणा जी। मिष्टी वीनू के साथ से पीछे डर से सहमी हुई खड़ी थी। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा और एक पत्थर उठाकर उस आदमी के सिर पर मारा। उसने मिष्टी के बालों को पकड़ लिया। बहुत मचल रही हो ना तुम। मिष्टी कुछ कहती उससे पहले ही वीनू ने उस आदमी को चेहरे पर गन की बैक साइड से मारते हुए कहा, छोड़ो उसे। उसने मिष्टी को हड़बड़ाकर छोड़ा। उसी वक्त उस आदमी ने गोली चला दी। शिवांश बुरी तरह चीखा, शिवी बात से सुकून ऐप यूट्यूब चैनल पर एज ऑफ व्यूज सही रहे टैब वही आगे अपलोड होगी वरना बंद हो जाएगी। लिन के https skeptical smiley face www.youtube.com/@mine_लेखन आए जाने जहां पॉकेट FM पर साबी नेम से मेरी एडमी मिल जाएगी। अल्पविराम https skeptical smiley face www.pocketfm.com/show/0f0fcf343b89b68c5c54b14fb21b26 edit 6 इंस्टा आइड माइन_लेखनी_ नोट फॉर रीडर्स। पॉकेट से स्टोरी बैंड हो गई है। मैं मुश्किल से इस स्टोरी को टाइम निकल कर लिखती थी, बस कुछ इनकम और उसके फर्स्ट सीजन की वजह से। एजा कहूँ इनकम के लिए नी टैब गलत होगा, लेकिन ये मुझे पसंद भी उतनी हाई है। मैंने इसका फर्स्ट सीजन ऐसे ही लिखा था, लेकिन सेकंड सीजन उतने हाई दिल से लिखा था। ऋषु, रिधव, सॉफ्टी, शिवंश सबका बॉन्ड मुझे बेहद पसंद है। पहले 2K व्यूज डेली आते थे, अचानक से 400 तक रह गए। पॉकेट से बोला, उन्होंने पूरी डिटेल्स ली। फिट ग्लिच बोलकर कहा ठीक होगा, फिर भी नहीं हुआ। एब नॉर्मल बैंड होगी। मुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन अचानक से क्या कर सकन है। बहुत से रीडर्स मसाज कर रहे हैं, कह रहे एंड 2 होना हाई चाहिए। अचानक से मैं एंड नहीं कर सकती हूँ। एक चैप्टर में कैसे एंड कर डन, जिस स्टोरी के लिए मैंने इतना कुछ सोच कर रखा है। मैंने 300 एपिसोड तक सोचा था, अभी 150 तक नहीं हुए। क्या करूं। मैंने कुछ सोचा है, वो ये है कि स्टोरी को मैं प्रॉपर एंड दूंगी। हाँ, थोड़ा जल्दी होगा, उसमें कुछ चीजें मिस होंगी, पर एंड प्रॉपर होगा। आगे हम इसका हाई एक सीजन स्टार्ट करेंगे। उसमें रिधव और रिधावंश की कहानी होगी और आपको बेहद पसंद आएगा। अभी इसमें टाइम लगेगा, पहले पूरा एंड सही से लिख डन, उसके बाद जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी। टैब टेंसियों मत लीजिए, क्या कर सकते हैं। पॉकेट ने हमारी जिंदगी नॉवल दोनों खराब कर रखी है। आगे नहीं पढ़न। ए कौन सी कैसी गर्लफ्रेंड यार, आज तक गर्लफ्रेंड मसूका महबूबा बीवी सब तुम्हें ही सोचा है। झूठ मत बोली। जो दिल्ली में तुम्हारे साथ थी, मॉल में तुम उसके साथ शॉपिंग कर रहे थे, उसे गले से लगाया था। जे हर वक्त तुम्हारे साथ होती है, तुमने कहा था वो तुम्हारी असिस्टेंट है। असिस्टेंट ऐसी होती है क्या। इतना बोलकर अहाना सिसकियों से रोने लगी। अरहान सीधे होकर बैठ गया। चुप जाओ मेरी जान, ये सब तुमने अपने भाई से कह दिया ना, जान ले लेगा मेरी। अहाना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने भी कहा मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। कल का थप्पड़ अपनी पीठ पर अरहान को अभी भी महसूस हो रहा था, जो अली ने मारा था। वजह आज समझ आ रही थी, कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। अहाना ने हमें सिर हिलाया। वो तो आप है, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर उस मेकअप की दुकान के साथ घूम रहे थे। अरहान ने अहाना को देखा, फिर बोला, खूबसूरत तो मेरी बीवी बहुत है और मेरी जान।
अहाना का चेहरा अरहान ने अपने हाथों में थाम लिया। मेरी जान, तुम्हारे सिवा कभी कोई मेरी जिंदगी में नहीं था, ना रहा है, न रहेगा। आखिरी सांस तक मैं तुम्हें चाहूंगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आज ही मैं मेल असिस्टेंट हायर कर लूंगा। शॉपिंग वो बस अर्जेंट एक पार्टी में जाना था इसलिए की थी, मैंने किसी को गले नहीं लगाया। वो मेरे ऊपर गिरी थी, सांची कसम से गले तो मैं केवल तुम्हें लगाऊंगा। कहकर अरहान ने अहाना को हग किया। अहाना झट से दूर हो गई। अरे क्या कर रहे हो? अरहान बहुत परेशान हो गया था। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? अहाना चुप रही। उसकी चुप्पी देखकर अरहान ने कहा, तुम्हारी चुप्पी जान ले लेगी मेरी। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? अहाना ने हमें सिर हिलाया। अब तुम किसी लड़की के पास नहीं जाओगे? अरहान ने हाँ के सिर हिलाया। लेकिन तुम भी लड़की हो आना। अरहान के कहने पर अहाना ने उसे घूरा। मुझे छोड़कर अरहान ने हमें सिर हिलाया। अहाना उठने लगी। अरहान ने उसे आवाज दी, आना। अहाना ने सिर उठाकर देखा। अरहान ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। भागते हुए बोला, तुमने कहा मैं तुम्हें छू सकता हूँ। अरहान सीढ़ियां फलंगता हुआ भाग गया। अहाना अपनी जगह शाकित रह गई। उसने अपने होठों की छुआ। ये अनोखा सा एहसास पहली दफा था जो उसे गुदगुदा गया। अहाना ने अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसी वक्त उसे हंसने की आवाज आई। नयन, बुशरा, फराह अहाना के आसपास आकर बैठ गई। कैसी रही मुलाकात? हाय, कोई हया से सुर्ख हो रहा है। फराह के कहने पर अहाना सिर झुकाए बैठी रही। मेरी जान, रोना नहीं कहकर बुशरा, हंस, वो तीनों उसे बुरी तरह छेड़ रही थी। 2 दिन बाद की मंगनी की तारीख रखी गई थी। हवेली में तैयारियां शुरू हो गई तो सारे मेहमानों को न्योते दिए जा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। नयन अपने हाथों में ढेर सारा खाने का सामान ले नयन छत पर जा रही थी। इमरान साहब ने उसे रोका। इतना खाओगी तब मोटी भांबो हो जाओगी, कम खाया करो। एक पैकेट उन्होंने नयन से छीन लिया। अरे अरे, क्या कर रहे हैं? बच्चों के खाने की चीज नहीं छीनते हैं फादर इन लॉ। इसका मतलब मैंने जान लिया है तुम मुझे ससुर बोलती हो। सब समझ आता है मुझे। ससुर जी, आप लाकर तो कुछ नहीं देते, खाने के पीछे पड़े हैं। अच्छी बात नहीं है ये। एक और पैकेट छीनते हुए उन्होंने कहा, लाकर भी नहीं दूंगा। वो जाने लगे। नयन ने पैर पटकते हुए कहा, मैं आपके कपड़ों में खुजली वाला पत्ता लगा दूंगी। मैं तुम्हारे शौहर को बता दूंगा फातिमा भाभी के साथ तुमने क्या किया था। नयन हैरान रह गई। अरे फादर इन लॉ, आप नाराज क्यों होते हैं? चाहे एक और ले लें, आपको अच्छा लगा है? नयन जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही थी। इमरान साहब ने कहा, जबरदस्ती मत हंसी, बहुत बुरी लग रही हूँ, कहकर वो चले गए। नयन गुस्से में पैर पटकते हुए छत पर चली गई। बाबा साहेब ये देख रहे थे। उन्होंने कहा, फिर से तुम पहले जैसे हो रहे हो, जैसे उससे बचका की तरह लड़ते थे। काश वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहती। नयन छत पर आई। छत पर बुशरा, फराह, अहाना साहिबा उसका ही इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर लगा दी भाभी, क्या भैया मिल गए थे? भैया के बाप मिले, मेरे चिप्स के पैकेट ले गए, मैंने इतनी नौटंकियां करके उनसे मंगाए थे। नयन ने सबके बीच में डाले और नौटंकियां कर लेना, फिर आ जाएंगे। सबने एक एक ले लिया। साहिबा ने कहा, अच्छे हैं, सालों से नहीं खाए हैं, भैया लाकर देते थे। बोलते बोलते साहिबा चुप हो गई। भाभी आप कहाँ से हो? शहर से हूँ, लेकिन पास वाले, अब पता नहीं सब कहाँ है। सच्ची? नयन की बड़ी बड़ी आंखें देख अहाना ने कहा, है फूफी की लड़की हैं। कजन मैरिज डॉट। अहाना ने हमें सिर हिलाया। सालों बाद भाभी आई थी, भाई और भाभी को शादी फिक्स हो गई, फिर ये यही रह गई। सब हंस दिए। जियान रूही एक तरफ खेल रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फराह अपने ही ख्यालों में गुम थी। बुशरा ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, अरसल मियां के ख्यालों में गुम हो? कैसी बातें करती है आप? साहिबा ने कहा, वैसे इस बार आरिफ भाई कहाँ है? हर बार आपके पीछे पीछे तीसरे दिन ही आ जाते थे। मना करके आई हूँ, अगर आए तब जाऊंगी, नहीं उन्हें भी पता है मैं कितनी जिद्दी हूँ। अपनी बातों में वो सब मस्त हो गई। 2 दिन बीते, सगाई का दिन आ गया। सुबह से तैयारियां चल रही थी, सबकी भागदौड़ लगी थी। अली सुबह का गया था, अब तक नयन को नहीं दिखा। नयन खुद भी काफी काम कर रही थी। इस वक्त किचन में थी। खाना बनना था, ढेर सारा प्याज लहसुन पीसने को था। सब अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी। अगर वो सिलबट्टे से ये करेगी तब उनकी मेहंदी खराब होनी है। नयन कुछ सोच रही थी। बुशरा ने अपनी अश्तीनों को ऊपर करते हुए कहा, होगा हमारी किस्मत ही यही है। ये सुन नयन ने कहा, ऐसे कैसे हम अपनी किस्मत बदलेंगे? आंटी, जो मम्मा ने सामान भेजा था वो कहाँ है? वो कोठरे में रखा है, चलो आ जाओ लड़कियों। सब एक साथ चल पड़े। नयन आगे आगे जा रही थी। जब आंगन में सबने एक साथ जाते देखा, उन्हें ही देखने लगे। ये टोली कहाँ चली? वो कमरे में आई। नयन देखने लगी। वहाँ घर की जरूरत का हर सामान था। शबीना नाज ने सब कुछ भेजा था, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक स्टोव, किचन के ढेर सारे इक्विपमेंट्स जिनकी घर में जरूरत हो सकती थी। नयन को दुख हो रहा था, उसने ये सब पहले क्यों नहीं देखा? नयन की नजर सब तरफ थी। अचानक से वो चीखी, वो रहा। सबने देखा। ये क्या है? फराह बोली, मिक्सी। अहाना बोली, अरे हाँ, ये हमारा काम आसान कर देगा, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बुशरा ने कहा, उसके लिए दिमाग होना चाहिए। नयन ने फिजा की तरफ देखा। चढ़ जाओ। फिजा झट से ऊपर चढ़ गई। उसने उतारा, अहाना की दिया। नयन बोली, ये सारा सामान हम किचन में सेट करेंगे, बाकी का बाद में। सारी लड़कियां एक एक कर सामान निकाल कर लाने लगी। नयन उन्हें बता रही थी। अनस ने उन्हें फ्रिज लाते देखा। ये भारी सामान क्यों उठा रही हो? लाओ हम कर दें। नयन ने कहा, ओ हीरो, हम कमजोर नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, बेवकूफ भी नहीं है। वो उठा सकती है लेकिन उठवा भी सकती है, अभी बहुत काम था, इन सब में थक गई, शाम क्यों एंजॉय कैसे करेगी? अहाना को उन्होंने कमरे में जाने की बोल दिया था। नयन ने अपनी कमर पर हाथ रख सब तरफ नजरें घुमाई। साहिबा के शौहर, अहाना के शौहर और मेरे शौहर, इधर आ जाओ। नयन पलटी। सब हंसने लगे। तीनों लड़के उसे बुरी तरह घूर रहे थे। नयन ने उन्हें आने का इशारा किया। सारा सामान उठाकर रखवाने लगी। कुछ देर में नयन ने सारा किचन सेट करवा दिया। किचन का रूप बदल गया। फराह एक तरफ बैठकर मिक्सर से मसाले पीस रही थी। नयन फ्रिज सेट कर रही थी। अली उसके पास आया। झुककर उसके धीमे से बोला, रूम में आओ। नयन ने सिर घुमाकर देखा, वो जा चुका था। बुशरा उसे देखकर हंस रही थी। जाओ जाओ। नयन चुपचाप कमरे में आ गई। उसने दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी। पलट कर देखा, अली खड़ा उसे गुस्से में घूर रहा था। नयन ने अपना हलक गीला किया। मैंने क्या कर दिया? 134 क्रिटिकल कंडीशन एंड रॉबर्ट हवेली। अब आगे। मिष्टी ने बहुत तेज से उस आदमी के हाथ पर काटा, उसे से धक्का दिया था, जिससे उसने मिष्टी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अपनी गन मिष्टी की तरफ पॉइंट कर उसकी तरफ गोली चला दी। शिवांश सब छोड़कर भागते हुए वीनू की तरफ आने लगा, लेकिन उससे पहले ही मिष्टी और वीनू के सामने रुद्रम आ गया। दोनों गोलियां रुद्रम की पीठ में लगी। रुद्रम की दर्द भरी चीख वहां पर गूंज आई और उसकी शर्ट पर खून दिखने लगा।
ये देखते हुए मिष्टी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो रुद्रम के पास आई। रुद्रम अपने घुटनों पर बैठ गया। मिष्टी ने उसको पकड़ते हुए उसके चेहरे को छूकर कहा, राणा जी आपको गोली लग गई। वो पूरी तरह से कांप रही थी। रुद्रम ने मिष्टी को हक कर उसके कंधे पर से रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओ, पैनिक करना बंद करो। सुनकर मिष्टी ने गुस्से से कहा, अपने आप को देखो ना, आपको कितनी तेज, कितनी चोट लगी है। आप मुझे शांत कर रहे हैं, आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। बोलते हुए मिष्टी रो पड़ी। उसने रुद्रम के सिर को सहलाते हुए वीनू की तरफ देखा और कहा, दीदी प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। वीनू जो खुद सदमे में खड़ी थी, उसे समझ नहीं आया क्या हुआ और उसके पीछे खड़े आदमी जो जमीन पर पड़े थे। पलटकर वीनू ने शिवांश को देखा जो उसके पास आ गया था। वीनू को देखते हुए उसने रुद्रम को देखा जिसकी हालत खराब हो रही थी और वो दर्द से कराह रहा था। अभय को देखते हुए शिवांश ने कहा, अभय तुम इसे संभालो, ये हमारी कार तक नहीं आने चाहिए। बोलते हुए उसने रुद्रम को उठाया। वीनू ने सहारा दिया और वो कार की तरफ बढ़ गए। रुद्रम को वहां से जाते ही अभय ने एक नजर उस पाक को देखा। वहां अब कोई ऐसा नहीं था जिसके चोट लगने का डर हो। अभय ने अपने गार्ड को करते हुए कहा, इनमें से एक भी वापस नहीं जाना चाहिए, इन्हें जिसने भी भेजा है उस तक इनकी गर्दन पहुंचना चाहिए। बोलते हुए उसने अपने सामने खड़ा आदमी के मुंह पर बेदर्दी से पंच मारते हुए उसके माथे पर गन पॉइंट कर गोली चला दी। अब वो लोग इस तरह से अपने सामने आ रहे लोगों को मार रहे थे जैसे आज उनका अस्तित्व इस दुनिया से मिटा देंगे। 2 घंटे बाद इस वक्त सब हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल को गार्ड्स ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। वहां राठौड़ फैमिली के सिवा एक इंसान भी नहीं था और ना ही बिना इजाजत के कोई वहां आ जा सकता था। इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तेज तेज से नर्स और डॉक्टर्स का आना जाना लगा था। वहां हर किसी को कुछ ना कुछ चोट लगी थी और ये अटैक बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उन लोगों में से कोई भी पहले से तैयार नहीं था, इस वजह से उन्हें ज्यादा चोटें लगी थी। फिर भी किसी की जान नहीं गई थी और ये बहुत बड़ी बात थी। वंश के पैर में काफी चोट आई थी। जो बच्चों को लेकर जा रही थी उनके पीछे भी कई लोग अपने कार से गए थे, लेकिन फना वक्त रहते सब संभाल लिया था और हल्की चोटें उसे भी आई थी। वंश के कंधे से गोली छूकर गुजरी थी और रुद्रम की हालत ठीक नहीं थी। मिष्टी बुरी तरीके से रो रही थी। वीनू शिवांश को देख रही थी जो वंश के माथे पर लगी चोट को साफ करते हुए उसके बैंडेज कर रहा था। वंश ने शिवांश को देखा और बोला, भाई आपको भी चोट लगी है। शिवांश वंश को देखते हुए बोलता है, चुपचाप बैठो वरना मेरे हाथ से पिटोगे। इतने गुस्से में वंश ने को देखकर की तरफ देखा। वीनू ने पलके झपकाकर उसे इशारा किया। शिवांश वंश के माथे पर बैंडेज लगाते हुए उससे दूर हट गया, बोला, रेस्ट करो। वो वहां से जाने लगा, लेकिन वीनू ने शिवांश का हाथ पकड़ उसे रुकने का इशारा किया। शिवांश ने पलटकर वीनू को देखा। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसकी लाल आंखें और उभर के दिखती माथे और गले की नसें, साथ ही उसके हाथ कांप रहे थे। वीनू ने शिवांश के उसके हाथ की बनी मुट्ठी को देखा। बेशक वो खुद को बेहद कंट्रोल कर रहा था और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वीनू ने शिवांश को बिठाया, उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोले, इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ सोच समझकर करना होगा। उससे पहले आपको अपना खुद का ख्याल रखना होगा। अगर आप इन चोटों पर बैंडेज नहीं कराएंगे तब इनसे ऐसे ही खून रिसता रहेगा। बोलते हुए वंश से फर्स्ट एड किट ली और शिवांश के पास बैठकर उसकी चोट पर बैंडेज करने लगे बिना भाव के। शिवांश बिना भाव के बैठा हुआ था। उसने एक नजर भी वीनू की तरफ नहीं देखा था। वीनू शिवांश के अंदर हो रही उथल पुथल से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो जानती थी इस वक्त शिवांश के अंदर क्या चल रहा है। शिवांश कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सब होते हुए देख वो उस वक्त घबरा गया होगा अपनी फैमिली को खोने से। वीनू ने शिवांश के गाल पर हथेली रख अंगूठों से उसका चेहरा सहलाते हुए बोला, एक बार मेरी तरफ देखें। शिवांश ने नजरें उठाकर वीनू को देखा। वीनू की आंखें भर आई। उसने शिवांश के आंखों में देखते हुए उसके माथे को चूम लिया, फिर आगे बढ़कर शिवांश को अपने सीने से लगाते हुए नम आवाज में बोली, कुछ नहीं हुआ है और किसी को भी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। शिवांश ने वीनू की पीठ पर हाथ रखते हुए हल्की आवाज में कहा, बच्चे कहाँ हैं? वीनू ने शिवांश के सवाल का जवाब देते हुए बोला, वो घर पर है, कनक और बरखा भाभी उनके साथ है, वो दोनों ही उन्हें संभाल लेंगी। शिवांश ने इस पर कुछ नहीं कहा। वीनू ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, आप इस कदर क्यों परेशान हो रहे हैं? इस बात का भी शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वीनू घबरा रही थी, उसे डर लग रहा था, ना जाने शिवांश क्या करेगा। आज जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था और जिसने भी ये किया था वो शिवांश के हाथों बचने वाला नहीं था। अगर वीनू शिवांश को रोकने की कोशिश करेगी तब भी वो नहीं रुकेगा और वीनू उसे रोककर कमजोर नहीं करना चाहती थी। जिसने भी ये किया था बहुत गलत किया था। हर गलती की एक सजा होती है जो इस इंसान को मिलकर रहती है। जिसने भी ये किया था उसकी गलती की सजा भी बहुत बुरी होने वाली थी। सोचते हुए वीनू शिवांश को देखा और फिर बोली, मैं मिष्टी को देखकर आती हूँ। इस पर भी शिवांश ने कुछ नहीं कहा। वो वीनू से पहले उठकर बाहर चला गया। वीनू वहीं खड़ी शिवांश को देखती रह गई। नस अभय के हाथ में बैंडेज कर रही थी। तारा वहां आई। अभय ने नस को देखकर बड़े रूड तरीके से कहा, अब खड़ी क्या हो जाओ यहाँ से। अभय ने एक नजर औरती की तरफ देखा। इस वक्त रुद्रम का ऑपरेशन चल रहा था। अभय और रुद्रम हमेशा साथ रहे थे। जब फैमिली के नाम पर उनके पास कोई भी नहीं था तब वो एक दूसरे के साथ थे। भले ही अभय के शिवांश के साथ आ जाने पर रुद्रम उससे नाराज हुआ था, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमेशा अभय के साथ खड़ा रहा था। उसके बाप के खिलाफ भी उसका साथ हमेशा रुद्रम ने दिया था। सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? तारा ने कहा। मिष्टी को रुद्रम। अभय ने गुस्से से तारा की तरफ देखा। तुम्हें अब भी यही लगता है कि रुद्रम मिष्टी के लिए ठीक नहीं है? उसे मिष्टी से दूर हो जाना चाहिए। कसम से इस बार मैं खुद रुद्रम को मिष्टी से दूर कर दूंगा। तारा नम आंखों से अभय को देख रही थी। मिष्टी शौक से बेहोश हो गई है। बस मैं वही बताने आई थी, आपको इतनी चोट लगी है वो भी देखना था। अभय ने फ्रस्ट्रेशन से अपने हाथ को दीवार में मारा, आंखें भींचते हुए खड़ा हो गया। तारा अभय की हरकत से डर से सिसक पड़ी। उसका रोना सुनकर अभय ने आंखें खोलकर तारा को देखा। अगले ही पल आगे बढ़कर उसे तारा को अपने गले से लगा लिया। मैंने कभी उन्हें अलग करने के बारे में नहीं सोचा, तारा ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि अब रुद्रम का जो काम है उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में हो सकती है। मैं ये भी जानता हूँ मिष्टी के लिए क्या करता है और मिष्टी को कैसे रखता है। आपको हमेशा एक साइड क्यों दिखती है? अभय ने तारा के माथे को चूमकर उसके गले में चेहरा छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, अभी कुछ मत बोलो।
बोलते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। अगले दिन शिवांश ने वीनू को पहले से भेज दिया था। बच्चे बहुत डर गए थे। वीनू ने मुश्किल से सुलाया था, लेकिन उसका ध्यान शिवांश में अटका हुआ था। शिवांश अभी भी हॉस्पिटल में था। उसे इस वक्त अपनी कोई परवाह नहीं थी। वीनू ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा। 2 बज रहे थे। वीनू ने गहरी सांस ली और शिवांश को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। वीनू ने अगले ही पल गिरीश को कॉल किया, लेकिन गिरीश के हेल्थ के बारे में सोचकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वीनू कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अभय को कॉल किया। कुछ ही रिंग्स में अभय ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, ये यंग लेडी। इस पर वीनू ने कहा, वो आपके बॉस कहाँ है, क्या वो ठीक हैं? अभय ने एक गहरी सांस ली और कहा, जी वो हमारे साथ ही है, लेकिन ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता था आपको उन्हें पैलेस बुला लेना चाहिए था, शायद वहां आकर वो कुछ शांत हो जाए। वीनू को भी पीछे से शिवांश की गुस्से से बोलने की आवाज आ रही थी। वीनू ने कहा, आप उन्हें फोन देंगे? मैंने कुछ नहीं कहा, फोन शिवांश को दे दिया। शिवांश ने उससे गुस्से से पूछा, ये कौन है? अभय ने कहा, यंग लेडी। सुनकर शिवांश ने एक गहरी सांस ली और फोन कान से लगाया। उसे वीनू ने कहा, आप घर आ सकते हैं, सुबह चले जाना, बस कुछ वक्त के लिए पैलेस आ जाए। शिवांश कुछ नहीं बोला, उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वीनू ने गहरी सांस ली थी, सिर्फ हेडरेस्ट से लगाते हुए अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों कोनों से आंसू बह गए। डर वो भी बहुत गई थी, बुरी तरह से घबरा रही थी, लेकिन शिवांश ने मौजूदगी उसके हर डर को दूर कर देती थी। मगर इस वक्त शिवांश के बारे में सोचकर वो और डरी हुई थी। शिवांश कुछ ऐसा ना कर दे जो उसे ना ही करना चाहिए। वीनू ने अपने दिल में हाथ रखकर एक गहरी सांस ली। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी नजर पास में सोई ऋषु पर पड़ी, जो गहरी नींद में था, लेकिन उसने शिवांश की फोटो को अपने सीने से लगाया हुआ था। वीनू ने ऋषु से फोटो लेना चाहा, तब ऋषु चौंक गया। सारे बच्चे उस इंसिडेंट से घबराए हुए थे। वीनू ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे शांत करना चाहा, लेकिन उससे वो फोटो नहीं लिया। वीनू की नजरें दरवाजे की तरफ थीं। रुद्रम को होश आ गया था। अभय, शिवांश उसके बेड के पास ही खड़े थे। वहीं वंश ने आकाश के सब उनके साथ ही थे। आलम भी वहां आ चुका था। रुद्रम को देखते हुए अभय ने कहा, कैसा फील कर रहे हो? इस पर रुद्रम ने चिढ़कर अभय को देखते हुए बोला, प्लीजर फील कर रहा हूँ। देख सकते हो कि मैं किस हालत में हूँ और किस तरह लेटा हुआ हूँ। उसके बाद भी तुम ये स्टूपिड क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? वंश ने अभय को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा थोड़ा बढ़ गया था। शिवांश ने रुद्रम को देखते हुए कहा, तुम्हें पैलेस में रहना चाहिए कुछ वक्त। तुम इस कंडीशन में नहीं हो इससे पहले ही। रुद्रम ने शिवांश की बात को नकारते हुए कहा, मैं हर वक्त इस कंडीशन में रहता हूँ कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। मेरी बेटी को भले ही आपका पैलेस बहुत पसंद हो, लेकिन मेरी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे साथ मेरे बेडरूम में ही सेफ फील करती है, इसलिए आप दोबारा ये ना कहें। शिवांश ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसने अभय को देखते हुए कहा, चलो। ये सुनकर रुद्रम ने कहा, मुझे भी जाना है। आकाश ने मुंह बनाकर कहा, उठकर तुम सीधे पीठ के बल लेट नहीं सकते। आंधे मुंह लेटे हो, उसके बाद भी तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। इस पर तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ नहीं कहेगी। रुद्रम ने आंखें छोटी कर आकाश को घूर कर देखा। तुम्हें क्यों लगता है कि ये खबर उस तक पहुंचेगी? इस पर वंश ने कहा, ये खबर मैं उस तक पहुंचा लूंगा, इसलिए चुपचाप इसी बेड पर पड़ना है। उसी वक्त गेट खुला और मिष्टी की आवाज आई। राणा जी, मैंने आपकी आवाज सुनी। अपने चेहरे के भाव सही करते हुए होठों पर एक मुस्कान लाकर मिष्टी खोली, इधर आओ बनी। मिष्टी सब भूलकर जल्दी से रुद्रम के पास गई। उसके पास बेड के पास स्कूल पर बैठते हुए उसने रुद्रम के चेहरे को देखा। उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए रोकर कहा, मैं बहुत डर गई थी। आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? आपको मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। उन दोनों को देखकर वहां मौजूद हर शख्स को ऐसा लगा जैसे उनकी वहां जरूरत नहीं है। एक पल में वो दोनों उन्हें इग्नोर करके अपनी बातों में मस्त हो गए थे। शिवांश वार्ड से निकल गया, उसके साथ अभय और बाकी सब भी। अभय ने बाहर आकर शिवांश को देखते हुए कहा, ये इन सब में अधिराज रावत का साथ है। उसके साथ ही कोई और भी है जो इनडायरेक्टली उसका साथ दे रहा है। ये सुनकर शिवांश अपने झबड़े भींचते हुए कहा, ये केस बहुत पेंडिंग में पड़ा है। अधिराज रावत का केस अब सॉल्व कर ही देना चाहिए। बोलते हुए उन्होंने शिवाई की तरफ देखा। इस पर शिवाई ने कहा, तुम लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसकी सुनकर उन सब ने एक साथ कहा, चुप, एक लफ्ज भी नहीं। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन करोगे वो हमारे पूरे खानदान को तबाह कर सकते हैं और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी, और फिर ये केस सॉल्व होकर फाइलों को किसी नीचे रद्दी में दब जाएगा। शिवाई ने इस पर कुछ नहीं कहा। वंश अपनी बात कहकर चुप हुआ। उन्होंने शिवांश को देखते हुए कहा, भाई आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं उस अधिराज रावत को गर्दन अपने हाथों से मरोड़ने वाला हूँ। बहुत छूट मिल गई उसे। आकाश ने वंश को देखते हुए कहा, ये तुम्हारी शादी की वजह से ही हुआ है। अगर तुम शादी करने की इतनी जल्दी ना होती तो अभी तक अधिराज रावत जाने कहाँ पहुंच चुका होता। ये सुनकर वंश ने चिढ़कर आकाश को देखा। मैंने नहीं कहा था शादी करने को। मेरे घर वालों को मुझे घोड़ी चढ़ाने का बहुत शौक था। शिवांश उन सबको पूरी तरीके से घूर रहा था। उन सबको अचानक ही वहां ठंडक का एहसास हुआ और माथे पर पसीना उभरने लगा। ये अजीब सा कॉम्बिनेशन था। उन्होंने हिम्मत का शिवांश की तरफ देखा, जो किसी राक्षस की तरह उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसके फेस के वो एविल एक्सप्रेशन, आंखों में छाया गुस्सा। उन लोगों ने एक साथ अपना हलक गीला करते हुए एक दूसरे को देखा। फिर शिवांश से शांत आवाज में बोले, क्या करना है? तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, उन्हें मारना है। उन्होंने सिर घुमाकर देखा, वहां रुद्राणी खड़ी थी। उसके हाथ में उसके डैड की गन थी। उसने उसे अभय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उन्होंने मेरे डैड को हट किया है। अगर मैं बड़ी होती तो अब उन्हें खत्म कर देती, लेकिन अभी ये काम आपको करना है। बोलते हुए उसने गन को अभय के हाथ पर रख दी। वो सब हैरानी से रुद्राणी को देख रहे थे। वो बस छोटी सी बच्ची थी और उसमें अभी से ये देखकर उनके दिमाग में यही ख्याल आया कि रुद्रम उसे अपने बहुत करीब रखा है। सिवाय वहां से बिना कुछ सुने बाहर चला गया। वहीं अधिराज रावत अपने हॉल में हाथ फैलाए हुए बड़ी शान से बैठा हुआ था। उसके सामने शराब की आधी खाली बोतल रखी थी और होठों पर बड़ी शातिर मुस्कुराहट थी। उसी वक्त एक तेज तीर आकर सोफे के एज पर लगा और अधिराज रावत चौक पर एक तरफ हटे। उन्होंने उस तीर को देखा, फिर आसपास, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उन्होंने उस तीर को सोफे से निकालकर उसके में बने उस लेटर को देखा। बोले, बड़ा पुराना तरीका है। आज वो इतना खुश थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने उस लेटर को पढ़ा, उसमें बस चंद अल्फाज लिखे थे, आज रावत हवेली में पटाखे फूटने वाले हैं। 135 डेवेस्टेशन एंड फेयर। अब आगे। अधिराज रावत ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, जाकर देखो बाहर क्या हुआ है और सिक्योरिटी टाइट कर दो। राठौड़ पैलेस का एक बंदा, क्या वहां से परिंदा भी यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। तेज आवाज में कहते हुए अधिराज रावत हॉल की दूसरी साइड है, जहाँ से बाहर का पूरा व्यू दिखता था। उनका असिस्टेंट भागते हुए बाहर गया था। अधिराज रावत ने वहां आकर देखा कि एक के बाद एक बार गेट तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो रही थी और हवा में दो चौपा मंडरा रहे थे। अधिराज रावत के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। उन्होंने अपने गले पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, ये कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। कहीं शिवांश राठौर को सोचते हुए ही उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी वो आखिरी धड़कन हो। अधिराज रावत ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया, अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ वहीं खड़े रहे। कार्स में से एक के बाद एक गार्ड्स निकले और उन्होंने रावत हवेली के आदमियों पर गन पॉइंट करते हुए उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। एक चॉपर गार्डन में लैंड हुआ और उसमें से शिवांश निकला। उसकी वो अभी भी कल वाले कपड़ों में ही था और खून की कुछ छींटें उसके शर्ट पर थीं। चेहरे पर जो जानलेवा एक्सप्रेशन थे, अधिराज रावत को अपनी जान हलक में आती हुई महसूस हुई। उसके पीछे अभय, गिरीश, आकाश और मेघ, सबसे लास्ट में वंश निकला। वंश को देखते हुए अधिराज रावत को लगा जैसे उनके पैरों से जान निकल गई है। वंश पिछली बार जो करके गया था, उसके अधिराज रावत अभी तक भुगत रहे थे। उसके बाद एक के बाद एक राठौड़ से मिलती हार अधिराज रावत ने बौखलाकर कल जो किया था, उसके बाद का अंजाम आज उन्हें अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। शिवांश राठौड़ को रोकने के लिए कई सारे आदमी आकर उनके सामने खड़े हो गए। शिवांश अपनी गहरी आंखों से उन्हें घूर रहा था, उनके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। शिवांश ने एक बार अभय की तरफ देखा और फिर उन आदमियों की, अधिराज रावत से कहो, अगर नहीं चाहता है कि उसकी हवेली के अंदर तूफान आए तब वो खुद बाहर आ जाए। शिवांश की आवाज इतनी सर्द और डरावनी थी कि उसके सामने खड़े आदमी के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। शिवांश ने अपने होठों के कोनों को बड़ी बेदर्दी से मोड़ते हुए कहा, अगर मौत नहीं चाहते हो तब यहाँ सामने से हट जाओ। वो सारे आदमी अपनी गन नीचे रखते हुए शिवांश के सामने से हट गए, लेकिन वहां कुछ लोग अभी भी थे जो अधिराज रावत के वफादार थे, उनके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। शिवांश ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किए, उसके साथ उसके गार्ड भी। अभय ने अपना हाथ उठाकर उन गार्ड को वहीं रुकने का इशारा किया। दरवाजे पर आकर शिवांश ने अंदर से चमचमाती उस हवेली को देखा और हर तरफ वो शानो शौकत दिखा रही थी। शिवांश के सामने उसकी हंसती खेलती फैमिली के चेहरे याद आए। उसके बाद वो पाप जो उसने अपनी फैमिली के लिए तैयार किया था कि वो स्पेशल टाइम वहां स्पेंड कर पाए और उसको जिस तरीके से तबाह हुआ था। शिवांश की पकड़ उसके गन पर घुस गई और उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसके चेहरे की वो बेहद डार्क एक्सप्रेशन, कोई उसे ऐसे देखे कोई दोबारा सांस ना ले पाए। शिवांश ने एक के बाद एक वहां हवेली की तरफ गन पॉइंट करते हुए फायर करना शुरू किया। उसके इशारे को समझकर उसके गार्ड ने भी एक के बाद एक चीज टूट और बिखर रही थी। कभी सैंडलियर टूटकर नीचे गिरते, कभी कांच की टेबल से टूटने की आवाज आती। उस हवेली में जैसे तूफान आ गया था। एक साथ इतनी गोलियों की आवाज सुनकर सब सर्वेंट सहमकर एक कोने में थे और घर वाले भी एक के पीछे एक डर के ऊपर से देख रहे थे। अभय ने उन सारे सर्वेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, हमें किसी मासूम से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो सारे सर्वेंट्स देखकर हवेली से बाहर निकल गए। उन्हें किसी ने नहीं रोका। शिवांश ने अंदर की तरफ आते हुए तेज आवाज में कहा, अधिराज रावत, अगर चाहते हो कि तुम्हारे परिवार के किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे तब चुपचाप सामने आ जाओ। अधिराज रावत की शिवांश की आवाज पर भी वो सामने नहीं आया। शिवांश ने सिर उठाकर ऊपर देखा, तब सामने उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो बुरी तरीके से शिवांश को घूर रहा था। शिवांश ने उसकी तरफ गन पॉइंट की। अधिराज रावत, सामने आओ। वंश ने आगे बढ़ते हुए शिवांश को आवाज दी। भाई, आकाश ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, शिवांश को हर किसी की कमजोरियां पता होती हैं, तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो। लड़का बुरी तरीके से शिवांश को घूर रहा था। शिवांश ने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसी वक्त अधिराज रावत की आवाज आई, शिवांश सिंह राठौड़, अपना गन नीचे करो, वरना तुम जानते हो कि मैं भी ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ। शिवांश ने गर्दन मुड़कर देखा, तब सामने से अधिराज रावत अपने बेटों के साथ आ रहा था। शिवांश ने तेजी मुस्कुराहट के साथ अधिराज रावत को देखा और कहा, मासूमों को मारना मेरी फितरत नहीं है, लेकिन अधिराज रावत, कल तुमने जो कायरों वाला काम किया है उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा ना। शिवांश की सर्द आवाज पर एक पल को अधिराज रावत कुछ नहीं कह सका। शिवांश के नजरों के सामने रिद्धव का चेहरा था। फना के पीछे जिन आदमियों ने किया था, अचानक से हमला करने की वजह से रिद्धव का सिर कांच में लगा था और उसके माथे पर चोट लगी थी। शिवांश का खून ये सोच सोचकर खौल रहा था उस वक्त उसके बेटे को किस कदर दर्द हुआ होगा। शिवांश जैसे ही आगे बढ़ा, अधिराज रावत के सामने उसके दोनों बेटों ने आते हुए कहा, शिवांश सिंह राठौर, तुम बहुत घाटे का काम कर रहे हो। शिवांश ने नजरें घुमाकर उस आदमी को देखा। अगले ही पल उसका गला शिवांश के हाथ में था। शिवांश ने उसका गला पकड़ उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए बड़ी बेदर्दी से कहा, ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा था जब तुम्हारे बाप ने ये काया तुम्हारा काम किया था। अधिराज रावत ने शिवांश के सामने आते हुए कहा, छोड़ो मेरे बेटे को। शिवांश ने नजरें घुमाकर अधिराज रावत को देखा और बड़ी तरीके से उसके बेटे को एक तरफ को झटक दिया। वो जाकर सोफे पर गिरा और एक दर्द भरे कराह उसके मुंह से निकल गई। अधिराज रावत ने गुस्से से देखकर शिवांश की तरफ अपना हाथ उठाया। शिवांश ने उनका हाथ पकड़ा और शिवांश की ताकत के आगे अधिराज रावत को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। उसने अपने चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अधिराज रावत ने कहा, शिवांश सिंह राठौर, अभी बिहार मान लो, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। शिवांश ने अपनी गहरी नजरों से अधिराज रावत को घूरते हुए बेदर्दी से कहा, ऐसे बहुत आए जो मुझे और मेरे परिवार को तबाह करने चाहते थे, लेकिन उनका एक ही अंजाम हुआ है कि वो जमीन में इतनी गहराई में दफन हुए कि कोई उनका परिवार उनकी हड्डियां तक नहीं ढूंढ पाया है। तब इसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बोलते ही उसने अधिराज रावत का हाथ झटक दिया। उसी वक्त अधिराज रावत के दूसरे बेटे ने शिवांश की तरफ गोली चलाई। उससे पहले ही शिवांश ने उसके हाथ पर निशाना कर उसको गोली चला दी और दर्द से कराहते हुए उसके हाथ से गन छूटकर गिर गए।
अधिराज रावत ने अपने आदमियों को हुक्म सुनाते हुए कहा, इनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। आज रात राठौर पैलेस में उसके बेटों की लाशें बिछ जाएंगी। एक पल में वहां जंग का माहौल बन गया। शिवांश ने हल्का हंसते हुए देखा, बहुतों ने ये ख्वाब पाला है लेकिन पूरा किसी का नहीं हुआ है। बोलते हुए उसने अपनी गन की बैक साइड से बंश की तरफ आ रहे उसके बेटे को मारा और वो अपने चेहरे पर हाथ रख के चीखने लगा। उसी वक्त उसने शिवांश के ऊपर वार किया। शिवांश के चेहरे पर बहुत जोर से लगा, उसके होठों से खून आने लगा। शिवांश ने अपने चेहरे पर हाथ रख के उसे देखा। वहां पूरी तरीके से वो लड़ने लगे थे और ये वहां की औरतें और बच्चे देख रहे थे। बंश ने अधिराज रावत को देखते हुए कहा, तुम पर तुम्हारी उम्र का लिहाज कर उस दिन तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज ये होने वाला नहीं है। तुमने जो काम किया है वो तुम्हें शोभा देता है ना। तुम्हारी इस उम्र का लिहाज आज भूल जाना। कोई तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को तोड़ने से पहले सोचेगा। अधिराज रावत जानलेवा नजरों से बंश को घूर रहा था और बंश ने उसे एक साइड धक्का देते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके आदमियों को मारना शुरू किया। वो लोग बस अपनी बर्बादी होते हुए देख रहे थे। शिवांश और उसके गार्ड्स को कोई नहीं रोक पा रहा था। ये देखकर अधिराज रावत की बीवी भागते हुए नीचे आई। उन्होंने शिवांश को देखा। रावत शिवांश ने सिर घुमाकर देखा, यहाँ की औरतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके पति ने मेरी घर औरतों का कोई लिहाज नहीं किया है। आप ये मत सोचना कि मैं कोई लिहाज कर यहाँ पर किसी को बख्श दूंगा। शिवांश की सर्द आवाज पर वो अंदर तक कांप गई। मैं माफ करने वालों में से नहीं हूँ और जो अधिराज रावत ने किया है वो माफी के काबिल नहीं है। बेहतर होगा आप अपने कदम पीछे कर ले, क्योंकि आप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पति को रोक पाए। अधिराज रावत को मैं इस तरह खाक में मिलाऊंगा कि वो कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। माफी की कोई उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि अधिराज रावत को माफी नहीं मिलने वाली है। शिवांश की उस गहरी कर्कश आवाज पर अधिराज रावत की बीवी थर-थर कांप रही थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शिवांश से बात करें। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करने पर इंसान के अंदर इतना खौफ हो। शिवांश ने अधिराज रावत की तरफ देखा, कुछ कहने को मुंह खोला उससे पहले ही अधिराज रावत ने बंश की तरफ गन पॉइंट कर गोली चला दी और बंश को एक तरफ करते हुए मेघ ने गुस्से से अधिराज रावत को देखा। आकाश ने अधिराज रावत के ऊपर गोली चलाई और उसके बाद उसके बेटे पर अधिराज रावत की बीवी सौदामिनी अपने कानों पर हाथ रखे चीखने लगे और उन्हें अपने परिवार में सारे मर्द जैसे खत्म होते हुए दिख रहे थे। उन्होंने आंसू बहाते हुए घुटनों पर बैठ शिवांश के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो शिवांश। और शिवांश के चेहरे पर जैसे रो भी नहीं दिखी और उन्होंने पलटकर अपने पति और बेटे को देखा जो खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनका दूसरा बेटा दूसरी तरफ था और शिवांश अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना अधिराज रावत, जल्द ही तुम बर्बाद होने वाले हो इस तरह से कि दुनिया अधिराज रावत के नाम को भूल जाएगी। शिवांश के गार्ड लगातार उस हवेली पर फायर कर रहे थे और वहीं जमीन पर बैठे हुए अपने पति बेटे को देख रहे थे जिनके शरीर से खून निकल रहा था। शिवांश के वहां से जाते ही उस हवेली में जैसे मातम छा गया था। कब्रिस्तान के जैसे सन्नाटा वहां पसरा था और वो जमीन पर बैठे हुए अपने बेटे और पति को देख रही थी जिन्होंने कभी जिंदगी में उन्हें अहमियत नहीं दी थी, उनकी कोई बात नहीं मानी थी और उन्हें हर पल बेइज्जत किया था। फिर भी उनके दिल में उन लोगों के लिए बेहद मोहब्बत थी और वो अपने परिवार को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने सिर उठाकर अपनी बहुओं की तरफ देखा जो ऊपर खड़े बेयकीनी से सब देख रही थी। उनकी हालत भी कुछ अधिराज रावत की बीवी की तरह ही थी। उन्होंने अधिराज रावत की तरफ देखा और बोले, तुमने मुझे सौदामिनी को कभी कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन उम्मीद करती हूँ अपने परिवार के लिए आज के बाद तुम शिवांश सिंह राठौर से नहीं उलझोगे, उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि दुनिया में सबके लिए अपने परिवार बहुत अहमियत रखते हैं। लोग जान से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों से प्यार करते हैं। सब अधिराज रावत की तरह स्वार्थी नहीं होते जो अपने गुरूर और पैसे के आगे किसी को अहमियत ना दे, अपने माँ बाप को ना अपने बीवी बच्चों को। बोलते हुए उन्होंने अधिराज रावत के असिस्टेंट्स की तरफ देखा और बोले, हॉस्पिटल ले चलो इन्हें, मरने नहीं चाहिए क्योंकि अभी रावत फैमिली को इनकी बहुत जरूरत है। सौदामिनी जी खड़ी हुई लेकिन लड़खड़ाकर धम से जमीन पर गिर गई। उन्हें आज अपने अंदर हिम्मत और ताकत महसूस नहीं हो रही थी। उनके सिर चकरा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। उन्होंने पूरी जिंदगी इस हवेली को संभालने में गुजार दी थी और मिला क्या था? कुछ भी नहीं। वो वहीं टिककर बैठ गई, उन लोगों को देखने लगी। वो आदमी उन तीनों को हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहे थे। उसी वक्त सौदामिनी रावत ने अपने घुटनों पर सिर रखे और बुरी तरीके से रोने लगी। उस वक्त उनकी हालत कुछ इस तरह ही थी जिस रात शादी करके इस हवेली में आई थी उस वक्त थी। वीनू परेशान सी पैलेस के हाल में चक्कर लगा रही थी। उसने एक नजर बच्चों के कमरे की तरफ देखा जो सो चुके थे। वृद्धव के सिर में दर्द था क्योंकि उसके सिर में काफी चोट लग गई थी और सॉफ्टी शिवांश को याद कर रोते रोते सोई थी। वीनू ने गहरी सांस ली। वो दादा दादी सा के रूम में आई। वो दोनों भी सो चुके थे, लेकिन ध्रुव और अनिका अभी भी शिवांश की फिक्र में जाग रहे थे। शिवांश और वंश दोनों ही नहीं आए थे। वीनू ने ध्रुव को देखते हुए कहा, डैड। ध्रुव ने सिर उठाकर देखा, उनके कंधे में भी चोट लगी थी। वीनू को अपने पास आने का इशारा किया। वीनू आकर उनके पास बैठी। तब ध्रुव ने कहा, क्यों परेशान हो रही हो, वो आ जाएगा, जाकर अपने रूम में सो जाओ। वीनू ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आप ठीक हैं? दर्द तो नहीं हो रहा है? इस पर ध्रुव ने नामे सिर ऐसे हिला दिया, तुम बस शिवांश को मत बताना कि मुझे भी चोट लगी है, वरना वो पागल हो जाएगा और जाने क्या करेगा। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आपको भी चोट लगी है, लेकिन यहाँ आते ही वो सबसे पहले आपके पास आएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। अनिका ने कहा, तुम अपने रूम में जाओ, वो तब सबसे पहले इधर नहीं आएगा और तुम उसे सुला देना, सुबह सब हैंडल कर लेंगे। वीनू ने उन दोनों की फिक्र समझकर हमें सिर हिला दिया और उन्हें आराम करने का बोलकर अपने रूम में आ गई। वो आकर बेड पर बैठ गई। उसने एक नजर बच्चों की तरफ देखा। इस वक्त 5 बजने को थे, लेकिन शिवांश अभी भी नहीं आया था। वीनू ने अपना सिर हेडरेस्ट से लगा, फिर से दरवाजे की तरफ नजरें कर ली और कुछ ही पल में दरवाजा खुला। अनिका सही थी। अगर वीनू शिवांश हॉल में मिल जाती तब वो सबसे पहले वीनू के साथ ध्रुव के रूम में पहुंचता, लेकिन वीनू के नाम होने वो सीधे कमरे में आया था। एक पल को शिवांश को देखकर वीनू बुरी तरीके से सहम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी उस कदर कामयाब नहीं थी। वीनू वैसे ही बैठी रही। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वो उठकर 2 कदम चल शिवांश के पास जाए। शिवांश अपना ब्लेजर निकालकर वही फर्श पर फेंकता हुआ वीनू की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे शिवांश कदम बढ़ा था, वीनू की घबराहट बढ़ रही थी। 136 इमोशंस ऑफ अ फादर। अब आगे वीनू शिवांश के चेहरे को देख रही थी जिस पर कोई भाव नहीं थे।
वीनू ने एक गहरी सांस ली, मुश्किल से अपने कपकपाते लबों से कहा, आप ठीक हैं? ये सुनकर शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही वीनू के पास करीब आकर खड़ा हुआ, उसने अपनी शर्ट निकालकर वहीं फेंक दी। उसने वीनू के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया। वीनू ने डरते हुए शिवांश के हाथ को थामा, तब शिवांश ने गहरी नजरों से वीनू को देखा। वीनू का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था, उसने अपना हलक गिला करते हुए शिवांश की तरफ देखा, जो एक टक बिना पल के झपका उसके चेहरे को देख रहा था। फिर शिवांश ने एक घुटना बेड पर रखा, वीनू के पास आते हुए उसके कमर पर हाथ रखा। वीनू शिवांश को देख रही थी, शिवांश वीनू के तरफ झुकने लगा। बेड पर बैठ शिवांश ने वीनू के सीने पर सिर रखा और वहीं लेट गया। उसे ऐसे देखकर वीनू ने शिवांश के सिर पर हाथ रखा, वो कुछ ना कह सकी। शिवांश ने वीनू के थोड़ा और करीब होते हुए उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल लिया, वैसे ही वीनू के पीठ पर हाथ रखते हुए उसके सीने पर से रखा, बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसकी कुछ गहरी आवाज पर वीनू अंदर तक कांप गई। उसने शिवांश के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शिवांश के ऊपर सही से ब्लैंकेट डालते हुए उसे देखा, जिसके पैर आधे बेड से नीचे लटक रहे थे। बस वीनू के सीने से लगे लेट गया था। शिवांश को ऐसे देखकर वीनू को बहुत बुरा लगा, लेकिन अपने इमोशंस को काबू कर उसने शिवांश के पीठ पर हाथ रखते हुए उसे सही से लेटने को बोला, लेकिन शिवांश ने कुछ नहीं सुना। वीनू को अजीब सी घबराहट हो रही थी, वो जानती थी इस कदर की शांति बाद में आने वाले तूफान के हिंट है। ये सोचते हुए वीनू ने फिर से शिवांश से एक और सवाल किया, लेकिन इस पर भी शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें खोलकर वीनू को देखा। उसकी वो लाल आंखें वीनू को डर लग रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था शिवांश उसे कभी हार्म नहीं करेगा। अपने डर को काबू करते हुए उसने शिवांश के माथे को चूम लिया। शिवांश ने आंखें बंद की और ठीक से लेटते हुए वैसे ही वीनू के सीने से सिर लगाए रहा। कुछ देर में वीनू को अपने ऊपर शिवांश की पकड़ ढीली होती महसूस हुई। वीनू ने शिवांश को सोते हुए देखा, सोते हुए में भी उसके चेहरे पर परेशानी भाव थे। शिवांश के हाथ को अपने हाथ में लेते उसके हाथ और हथेली पर लगे कट को देखा, उसके हाथ को अपने होंठों से चूमते हुए वीनू ने फिर से शिवांश के पूरे चेहरे को चूम लिया। उसकी आंखें भर आई थी। वीनू जानती थी हालात कैसे गुजरते थे तक यहाँ तक पहुंचता था, और फिर जब कोई ऐसा मोमेंट आता तब वो किस कदर अंदर से टूट जाता था। अपनी फैमिली में किसी भी एक मेंबर का हार्म होना उसे अपनी हार का एहसास कराता था। वीनू ने गहरी सांस ली और शिवांश के माथे को एक बार फिर से झोंक लिया। उसके अंदर बहुत जज्बात उमड़ रहे थे। अपने आंसुओं को काबू करते हुए वीनू ने शिवांश के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। वीनू ने घर के हर मेंबर से सुना था कि भाई संभाल लेंगे, शिवांश संभाल लेगा, शिव संभाल लेगा, वो सब संभाल लेगा, से उसके होते कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लोग ये भूल जाते थे कि किस तरह से शिवांश ये संभाल लेगा। ये सब संभालते हुए उसके ऊपर क्या बीतती है, किन किन दौर से गुजरता है, वो खुद किस कदर हट होता है, उसे कितनी चोटें लगती है। ये सब सोचते हुए वीनू का गला भर आया। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए शिवांश के चेहरे को देखा। इस वक्त भी उसे काफी चोट आई थी, लेकिन उसे इनमें से किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन वीनू को थी। वो शिवांश को देखती थी और उसे दर्द होता था, परेशान होती थी, उसे शिवांश की फिक्र होती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वीनू शिवांश को रोक नहीं सकती। वो रोकना भी नहीं चाहती थी, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने से रोककर वो क्या करेगी। वीनू को कभी कभी ख्याल आता था काश वो एक नॉर्मल इंसान होता, वीनू शिवांश के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी पाती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। वीनू ने शिवांश के गाल को सहता हुए उसके चेहरे को देख रही थी। शिवांश को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो कितना परफेक्ट था अपने हर रिश्ते को निभाने में, हर तरीके से, एक बड़े बेटे की तरह, बड़े भाई की तरह, एक जिम्मेदार पोते की तरह, एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह और एक परफेक्ट फादर की तरह। उसने हर रिश्ते को इतनी आसानी से सही से संभाला था। बहुत कम लोग इस तरीके से रिश्तों को बैलेंस कर पाते थे। वीनू की नजर शिवांश के माथे के चोट पर पड़ी, उसकी स्माइल गायब हो गई। वो जानती थी शिवांश इन सब जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जब थक जाता था। वीनू उसके हर जज्बात, हर एहसास, हर बेचैनी, हर डर से वाकिफ थी। वीनू चाहती थी शिवांश जब दुनिया से थककर शिवांश जब वीनू के पास आता था तब वो उसके पास ही हमेशा मौजूद रहती थी। वो इसी तरह मौजूद रहना चाहती थी। वीनू जानती थी शिवांश को उसकी जरूरत पड़ेगी, वो थका हुआ हारा हुआ उसकी आगोश में आएगा। वीनू बस उसे उस वक्त सुकून देना चाहती थी। वो शिवांश को ऐसे ही अपने सीने से लगा, उसकी वो हिम्मत उसे वापस देती थी जो उसे अगले दिन फिर लेकर बाहर दुनिया के सामने जाना था। वीनू वाकिफ थी अगर वो ना हो तब शिवांश कमजोर पड़ जाएगा और वीनू उसे कमजोर पड़ता हुआ नहीं देख सकती थी। यही सब सोचती हुई वीनू की पलकें भारी होने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को नींद की आगोश में जाने दिया। रुद्रम मिष्टी की गोद में सिर रखे उसकी कमर को पकड़े हुए आंखें बंद किए हुए लेटा था। उसे मिष्टी के हाथ अपने सिर पर फिसलता हाथ महसूस हो रहा था। वो जानता था मिष्टी उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त उस मासूम को ऐसा लग रहा है जैसे रुद्रम नींद में है, लेकिन रुद्रम की नींद कल के इंसिडेंट के बाद उड़ चुकी थी। उसके अंदर एक खौफ ने जगह ले ली थी, खौफ ये कि अगर उसे कुछ हो गया मिष्टी का क्या होगा। क्या उसने मिष्टी को खुद से जोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस तरह का उसे चोट लगने पर मिष्टी की जो हालत थी वो पैनिक कर रही थी, अपने होश खो बैठी थी। अगर कभी उसे कुछ हो गया तब मिष्टी क्या करेगी। उसके काम में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या वो अपने 2 बेटियों की जिम्मेदारी को संभाल पाएगी। सोचती हुई पहली बार रुद्रम को अपने हाथ कांपते महसूस हो रहे थे। जो इंसान कभी किसी को मारने से पहले, किसी को दफन करने से पहले एक पल नहीं सोचता था। उसके वजूद में कपकपाहट नाम की एक चीज नहीं होती थी। आज वो बस कुछ चीजें सोचते हुए खुद को कांपता हुआ महसूस कर रहा था। उसने रुद्रानी को देखा था, उसने आशना को रोते हुए देखा था। ये सब उसे कमजोर कर रहा था। क्या भैरव की बात सही थी। क्या उसे ये सब छोड़ने का प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तब मिष्टी उसे किए उसके वादे का क्या होगा। सोचते हुए रुद्रम को अपनी आंखों के कोने भीगने लगे। अगर उसे कुछ हो गया तब मिष्टी का क्या होगा। क्या वो इस दर्द में रह पाएगी। किस कदर वो परेशान होगी, किस कदर उसे दर्द होगा, किस कदर उसके आंसू बहेंगे। सोचते हुए खुद रुद्रम की आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। ये पहली बार हुआ था। उसने अपने हाथ को उठाकर अपनी आंखों को छुआ, आंखें खोलकर देखा। उसी वक्त मिष्टी जो उसे किताब पढ़ रही थी, उसने किताब साइड में रखते हुए रुद्रम को देखा। राणा जी आप रो क्यों रहे हैं। उसने रुद्रम के चेहरे को अपने छोटे हाथों से छुआ। रुद्रम एक तक मिष्टी के चेहरे को देख रहा था। बस उसके आंसुओं की वजह से वो किस कदर घबरा रही थी। उसने अपने कांपते होठों से रुद्रम के चेहरे को देखा और अपनी साड़ी के पल्लू से रुद्रम के आंसू साफ करते हुए बोली, राणा जी आप रो क्यों रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मिष्टी जल्दी से बेड से नीचे जाने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर नामे सिर हिलाया। वापस मिष्टी की गोद में सिर रखते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ है, वैसे तुम पर ये साड़ी अच्छी लग रही थी।
मिष्टी ने अपनी साड़ी को देखा जो कल वाली ही थी। कल रुद्रम ने उसे जबरदस्ती ब्लैक साड़ी पहनाई थी ये कहकर कि वो फैमिली के साथ जा रहे हैं वरना मिष्टी से साड़ी संभाली नहीं जाती थी। मिष्टी ने साड़ी को देखा, रुद्रम के चेहरे को छूते हुए कहा, इसे संभालना मुश्किल था लेकिन आपको अच्छी लगी। रुद्रम ने हाँ में सिर हिलाया। वो मिष्टी का ध्यान भटकाना चाहता था। कुछ पल मिष्टी सोचती रही, फिर उसने कहा, अब मैं आज से आपके लिए रोज साड़ी पहनूंगी। मिष्टी का हाथ पकड़ते रुद्रम ने कहा, लेकिन साड़ी तुम्हें पहनना आता ही नहीं है। ये सुनकर मिष्टी सोच में पड़ गई। उसने कहा, हाँ फिर मुझे 2 दिन तारादी के पास जाकर उनसे सीखना पड़ेगा। रुद्रम ने नाराजगी से मिष्टी को देखते हुए कहा, क्यों सीखना पड़ेगा, मैं हूं ना, मुझे आती है। मिष्टी का मुंह बन गया। उसने कहा, नहीं आप परेशान करते हो। रुद्रम ने मिष्टी की कमर पर उंगलियां रख घुमाते हुए कहा, मैं कहाँ परेशान करता हूँ। मिष्टी ने कहा, देखा देखा ऐसे ऐसे ही परेशान करते हैं। उसका ध्यान रुद्रम के आंसुओं के से हट गया था। ये रुद्रम के लिए बहुत आसान काम था। वो पल में मिष्टी का ध्यान डाइवर्ट कर देता था। रुद्रम ने मिष्टी की गुदगुदी करते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। मिष्टी जोर जोर से हंसने के लिए लगी। उसने कहा, ये नहीं करें, आपकी चोट लग जाएगी। रुद्रम ने कहा, मैं तो सीधा लेटा हूँ, तुम हरकत कर रही हो, मेरी चोट तुम्हारी वजह से दुख जाएगी। मिष्टी ने गुस्से से रुद्रम को घूरा, उसे मना करने लगी लेकिन रुद्रम उसी तरीके से तंग करता रहा। अगली सुबह वीनू की आंख उसके चेहरे पर पड़ती रोशनी की वजह से खुली। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसे याद आया कि कल क्या हुआ था। ये सब सोचते हुए वीनू बुरी तरीके से घबरा गई। उसने जल्दी से आंखें खोलकर सब तरफ देखा था। तब रुद्धव, रुद्रानी, आशना, सॉफ्टी, ऋषु और शिवांश सब उसके आसपास ही मौजूद थे। रुद्रानी और आशना भी उसके साथ ही थी क्योंकि मिष्टी इस वक्त उन्हें संभाल नहीं सकती थी। अभय और तारा हॉस्पिटल में रुके थे। वीनू ने शिवांश को देखा जो अभी भी उसी तरीके से सो रहा था जैसे रात आकर लेता था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर ना कोई परेशानी थी, ना कोई भाव, सुकून से गहरी नींद में था। वीनू ने उसके माथे को चूम शिवांश के हाथ अपने कमर से हटाकर उससे दूर होना चाहा, लेकिन शिवांश ने वैसे ही वीनू अपने पास करते हुए धीमे से कहा, शिवी मत जाओ। वीनू फिर वही सुनकर शिवांश के चेहरे को देखने लगी और कुछ देर वैसे ही बैठी रही। सॉफ्टी उठकर उसके पास आई, शिवांश के चेहरे पर हथेली रखते हुए बोली, डैडा आ गए। वीनू ने उसकी आवाज पर सॉफ्टी को देखा जो नींद भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी। वीनू ने सॉफ्टी को अपने पास आने का इशारा किया। सॉफ्टी ने ना में सिर हिलाया। वैसे ही शिवांश के पास होकर उसके ब्लैंकेट में जाते हुई बोली, डैडा मुझे भूल गए। नींद में ही शिवांश ने सॉफ्टी को अपने पास कर उसके माथे पर किस कर लिया। वीनू ये मुस्कुराकर देख रही थी जब शिवांश सॉफ्टी को कडल कर लेट गया। वीनू आसानी से उससे दूर होकर बेड के दूसरी साइड आई। उसने रिद्धव को देखा, दूसरे बेड पर जहां वो तीनों सो रहे थे। रिद्धव के माथे पर चूम वीनू ने कहा, रिद्धम बेबी वेकअप। ये सुनकर रिद्धव ने अपनी आंखें खोली। वीनू के गाल पर हथेली रखते हुए मुस्कुरा दिया। वीनू को रिद्धव को गोद में उठाने की कोशिश की लेकिन वो ये कर नहीं पाई। रिद्धव काफी हैवी था। वीनू ने परेशानी से रिद्धव को देखा। तब रिद्धव ने खुद उठकर बेड से नीचे आते हुए कहा, मम्मा आई एम अ बिग बॉय नाउ, आप मुझे गोद में नहीं ले पाएंगे। उसके बालों को बिगाड़ते हुए वीनू ने कहा, अब हमारा बेबी भी कुछ ही वक्त में 8 साल का हो जाएगा। रिद्धव ने मुस्कुराकर देखा, बोला, फिर मुझे मेरा सेपरेट रूम मिलेगा। वीनू ने रिद्धव को आंखें दिखाई। तब उसने नामे सिर हिलाया और भागते हुए बोला, मुझे मेरा रूम चाहिए। रिद्धव बेबी रुक जाओ, आपको चोट लग गया। वो रिद्धव के पीछे पीछे चली गई। वहीं वंश रेडी होकर बाथरूम से बाहर आया। आज उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिस वजह से उसे आज ही फ्लाई लेकर निकलना था। उसने सोती हुई फना रुवांश को देखा लेकिन वो जाग रहा था। अपने हाथ हिलाते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। वंश मुस्कुराकर रुवांश की तरफ बढ़ा लेकिन उससे वंश रुवांश तक पहुंचता उससे पहले ही रुवांश ने करवट ले ली। वो गिरने लगा। वंश तेज कदमों से रुवांश के पास आया। अपने घुटनों पर बैठते हुए उसने रुवांश को अपने गोद में लिया लेकिन इन सबके बीच वंश का सिर टेबल में लगा। वंश बुरी तरीके से कराह गया। उसके सिर में तेज दर्द हुआ था। फना आवाज पर चौंक कर उठी और उसने सामने देखा, वंश के सिर से खून निकल रहा था। उसने रुवांश को अपने सीने से लगाया हुआ था। रुवांश भी डर से रोने लगा था। उसे संभालते हुए वंश ने कहा, चुप जाओ बेबी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने रुवांश को अपने सामने किया था। वंश के चोट से निकलते खून को देखकर रुवांश डर से और रोने लगा। फना ने रुवांश को अपने गोद में लिया। उसे पालने में बिठाते हुए जल्दी से वंश के पास आकर देखा, तुम्हें चोट कैसी लगी, ये क्या हुआ था। फना के हाथ को हटाते वंश ने उसे कहा, वो रो रहा है, तुमने उसे पालने में क्यों बैठा दिया। खुद जल्दी से जाकर रुवांश को अपनी गोद में उठा लिया। फना ने परेशानी से वंश को देखा। वो हमेशा ऐसे ही करता था, रुवांश के आगे कुछ नहीं देखता। वंश ने फना की नजरों को महसूस कर कहा, कुछ नहीं, बस रुवांश बेड से गिर रहा था, उसे बचाने के चक्कर में छोटी सी चोट लग गई। फना जल्दी से फर्स्ट एड किटला निकालते हुए बोली, ये छोटी सी चोट है। उसने वंश को खून को साफ कर उसके सिर पर बैंडेज किया। कल भी उसकी इसी जगह चोट लगी थी, इस वजह से एक बार फिर खून निकलने लगा। रुवांश को वंश ने अब तक थपकते हुए चुप करा लिया था। वो टकटकी लगाकर वंश को देख रहा था। इस पर वंश ने रुवांश के माथे को चूमते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, अब डेडा की चोट से डर गए थे। रुवांश ने मुंह बना लिया। वंश ने उसे अपने कंधे से लगाया। उठते हुए बोला, चलो दादी के पास चलते हैं, कुछ देर उन्हें तंग करके आएंगे। फना के हाथों को किसकर बोला, मेरी फ्लाइट है, बस इतना फेवर करना, तुम पैकिंग कर देना। फना आंखें बड़ी की वंश को देख रही थी। उसने कहा, तुम जा रहे हो। वंश ने पलटकर फना को देखा, अगर तुम चाहो तुम भी चल सकती हो और हमारा रुवांश बेबी भी। वो ये कहकर वहां से चला गया। फना परेशान से खड़ी रह गई। अचानक बताई गई बातों से वंश फना हमेशा ही शॉक्ड हो जाती थी। शिवांश के स्टडी रूम में इस वक्त बहुत ही सीरियस माहौल था। सब वहीं पर मौजूद थे। शिवांश उन लोगों की तरफ देख रहा था। गिरीश लैपटॉप के लिए सामने बैठा था। वहीं वंश अपने रुवांश को गोद में लिए शिवांश के पास बैठा उन सबको देख रहा था। उसने बेताब होते हुए कहा, कोई बताएगा कि अधिराज रावत का होने क्या वाला है। शिवांश से कोई जवाब ना मिलने पर वंश का मुंह बन गया। उसने अभय की तरफ देखा। तब अभय ने कंधे उचका दिए। शिवांश के चेहरे के भाव देखते हुए उन सबको डर लग रहा था। उनके गले से आवाजें नहीं निकल रही थी। गिरीश ने लैपटॉप में ग्राफ देखते हुए कहा, पल पल अधिराज रावत की कंपनी मिट्टी में मिलने की तरफ बढ़ रही है। इनके ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं। लोग इनके शेयर खरीदना नहीं चाहते और इनकी शेयर्स की कीमत बहुत कम हो चुकी है। अभय ने गिरीश को देखते हुए कहा कि हम इन्हें टेक ओवर करने वाले हैं। क्या हम इनकी कंपनी को खरीदने वाले हैं।
ये सुनते ही गिरीश ने अभय को अजीब नजरों से देखा। उसे लग रहा था कल से अभय का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। उसने फिर शिवांश की तरफ देखा, जो अभी भी बिना भाव के बैठा हुआ था। इस पर वंश ने कहा, आप चाहे उनकी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। अभय कुछ कहने से पहले ही शिवांश की बेदर्दी भरी सर्द आवाज आई। मार्केट में खबर फैला दो, जो कोई भी अधिराज रावत की कंपनी को खरीदने की, उसके शेयर्स को खरीदने की कोशिश करेगा, उसकी खुद की कंपनी की हालत इसी तरह से हो जाएगी, उसका राठौर्स का सीधा सीधा राइवल होगा। ये सुनते ही वो सब हैरानी से शिवांश को देखने लगे। उसी वक्त स्टडी रूम का गेट खुला। सबने एक साथ स्टडी रूम के बाहर की तरफ देखा, जहां ध्रुव खड़े थे। इस वक्त वो सिर्फ एक टी शर्ट में थे, जिससे वजह से उनके कंधे पर लगी चोट साफ दिख रही थी। शिवांश के वहां मौजूद होने की खबर ध्रुव को नहीं थी। शिवांश ने ध्रुव को देखा, उसकी नजर उनके चेहरे से होते हुए उनकी चोट पर पहुंची। 137 यू आर केयरलेस। शिवांश हवा के झुके के दरंत ध्रुव के पास आया था। उसने जल्दी से ध्रुव के चेहरे को छूते हुए कहा, डर, ये आपको क्या हुआ है? इतनी चोट कैसे लगी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कल ही हुआ था। बोलते हुए इसकी आवाज बेहद दर्द हो गई। ध्रुव ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ शिवांश, कुछ नहीं हुआ है। सबको चोट कुछ ना कुछ लगी थी, और मुझे भी लगी है। इसमें इतनी परेशान होने वाली बात क्या है? शिवांश ने नामे सिर हिलाया और ध्रुव के कंधे पे लगे बैंडविड्थ को हल्के हाथ से छुआ, जैसे अगर वो टच करेगा तो उन्हें बहुत दर्द होगा। डर, ये गलत हुआ। आपको चोट कैसे लग सकती है? आपके गार्ड्स कहाँ थे? मैंने उन्हें आपको प्रोटेक्ट करने को बोला था ना। उसके बाद भी आपको चोट कैसे लगी? और वो रावत, बोलते हुए शिवांश के जबरदस्त गए थे। शिवांश को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर ध्रुव ने कहा, शिवांश कैल्म डाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मेरे को तो इतनी कम चोट लगी है। तुमने रुतरा हुआ क्रीज को देखा है? शिवांश ने कहा, वॉट एवर डैड, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता। आप कहीं पेन तो नहीं हो रहा? आपको दुख रहा है? आपने मेडिसिन ली, डॉक्टर को दिखाया, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए थे? एक साथ शिवांश के इतने सवाल सुनकर ध्रुव ने उसे शांत करने की कोशिश की। शिवांश के हाथों पर उसे अंदर की तरफ लाते हुए बोले, शिवांश कैल्म डाउन, तुम्हें मेरी चोट से इतना फर्क क्यों पड़ता है? सबको चोट लगी है। शिवांश ने नामे सिर हिलाया, नहीं, मुझे सबकी चोट से फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी चोट से ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको चोट लगती है तो मुझे लगता है मैं हार गया हूँ। ध्रुव ने शिवांश के चेहरे को अपने हाथों में ले उसके माथे को छूते हुए कहा, तुम नहीं आ रहे हो शिवांश। शिवांश सिंह राठौर कभी नहीं हारता है, जिसने हारना सीखा ही नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुमको बहुत प्राउड है। तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, और मेरा भी फर्ज है ना कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूं, और उसमें अगर मुझे थोड़ी सी चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है? शिवांश ने फिर कहा, बहुत कुछ हो जाता है। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं जिसकी वजह से ये हुआ है। ध्रुव शिवांश को हक करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। तुम बेकार में इतना परेशान हो रहे हो। शिवांश ने कहा, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, देख मैं उसे परेशान कर लूंगा, इस कदर करूंगा कि मैं अपनी जिंदा होने पर बच पाया। उसने ये बहुत ही गलत किया है। बोलते हुए शिवांश की आवाज भारी हो गई थी। जानते थे शिवांश इस वक्त क्या फील कर रहा है। उन्होंने शिवांश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, तब तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुम मेरे सबसे जिद्दी बच्चे हो। शिवांश ने नाराजगी से ग्रुप को देखा, मैं कोई जिद नहीं करता हूँ, आज से जब से जिद्दी बच्चा आपकी बहू है। उन्होंने हल्का हंसते हुए कहा, अच्छा तुम उसे जिद्दी कह रहे हो? उसकी जिद तुम्हारी जिद के आगे तो उसकी भी नहीं चलती है, और फिर तुम्हें क्या खा जाए? शिवांश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए ग्रुप को देखकर अवैध वंश की तरफ देखा, जो मुंह बनाया उन दोनों को देख रहा था। अवैध को देखते शिवांश ने कहा, जो हमने 5 दिन बाद प्लान किया था, वो हम अभी कर रहे हैं। अवैध आंखें से हैरानी से आंखें बड़ी कर शिवांश को देखा, ये क्या कह रहे हैं आप? ने कह रही सांस लेकर शिवांश को देखा, शिवांश तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? शिवांश ने कहा, आपकी बात तो ही सुनता हूँ, तभी मैं इस कदर शांत हूँ। दाद ने कहा, नहीं तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, मुझे अब भी उसे ही कहना पड़ेगा। शिवांश ने नाम ऐसे ले लिया, दाद आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे? कुछ भी नहीं। ये सुनते हुए ध्रुव हल्का हंस पड़ा, अच्छा तो बीवी का खौफ तुम्हारे अंदर भी है। शिवांश ने हमें सहलाया, जिस तरह आपके अंदर है, ये बात भी मुझ में आपसे ही आई है। ने बीच में कूदते हुए कहा, आप दोनों फिर मुझे भूल गए? आपका यही लगा रहता है। आप दाद हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, लेकिन आप सच नहीं कहते, आप ज्यादा प्यार भाई से करते हैं। शिवांश ने बुरी तरीके से वंश को घेरा, अच्छा जब तुम्हें पता है तब तुम यहाँ से दफा ही नहीं हो जाते? उसके अपने रोडली करने से वंश ने अपने लालू चेहरे से ग्रुप को देखा और वहां से जाते हुए बोला, मुझसे बस मेरी भाभी भी प्यार करती है, और मेरा चिरगोजा भतीजा और कोई भी को मेरी कोई परवाह नहीं है। पीछे से शिवांश ने, अगर तुम जाकर मेरी बीवी से चिपके तो तुम्हें इतनी दूर फेंकूंगा कि तुम कभी पलटकर पहले तक नहीं पहुंच पाओगे। की बात सुनकर वंश ने पलटकर उसे देखा, अच्छा आप ऐसा करेंगे तब तो फिर मैं जा रहा हूँ, अपनी भाभी को हक करूंगा और उनके हाथ पर किस करूंगा, उनके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। ये सुनते ही शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने ध्रुव की तरफ देखा और फिर बंस की तरफ, मैं तुम्हारी जान दे दूंगा, लेकिन बंस वहां से भाग चुका था। उसने अपना बदला ले लिया था, जितना शिवांश के को ध्रुव के साथ देकर वो जला, उतना उसने शिवांश का खून जला दिया था। ध्रुव ने शिवांश के चेहरे को देखा तो उन्हें हक के खड़ा था। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शिवांश क्यों परेशान होते हो? शिवांश ने कहा, डैड अभी राहत ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है, आपको कितना दर्द हो रहा होगा। उसकी भारी आवाज पे ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैंने सुना था उस वक्त मीनू तुम्हें ढूंढ रही थी। शिवांश ने उसे उठाकर बड़ी मासूमियत से कहा, वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ध्रुव ने कहा, मुझे नहीं पता, और मैंने उसे रोते हुए देखा था, शायद उसकी आंखें नम थी। ये सुनते ही शिवांश बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, उसकी आंखें नम थी, वो सो क्यों रही थी दाद? ध्रुव ने शिवांश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये बोला था। शिवांश परेशान से बाहर निकल जाते हुए बोला, उसे क्या हुआ था? क्यों परेशान थी वो? इतना तेज कदमों से बाहर चला गया। अभय ने ध्रुव को देखते हुए कहा, अंकल आप ठीक हैं? अभय ने हाँ में सिर हिलाया, मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन शिवांश जिस तरह से बिहेव कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा वो इतनी आसानी से शांत बैठेगा। एक काम करो, तुम उसके साथ रहो, उस पर नजर रखो।
कुछ भी ऐसा करे तो मुझे खबर दे देना। आकाश ने एक आईब्रो उठाकर अभय को देखा, फिर ध्रुव को देखा, फिर मन में बोला, क्या अभी किसे रह रहे हैं जो खुद अगर शिवांश किसी का हाथ काटने को बोले तो अभय खुद उसका गला काट दे और अंकल उसको शिवांश को रोकने को बोल रहे हैं। मेघ जी उसके पास ही खड़ा था। उसने सिर घुमाकर आकाश को देखते हुए कहा, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मेघ ने नामे सिर हिलाया, तुम्हारे जैसी बकवास सोच मेरी नहीं है। तुम जरूर कुछ बकवास सोच रहे हो। ये सुनकर मेघ का मुंह बन गया। उसने गुस्से से आकाश को देखा, उसकी पीठ पर कोनी मारी। आकाश दर्द से बुरी तरीके से करा उठा। ध्रुव ने सिर घुमाकर आकाश को देखते हुए कहा, क्या हुआ? ध्रुव ने को देखते आकाश और मेघ ने दोनों में नामे सिर हिलाया। इस पर ध्रुव ने कहा, कल देव और बन्ना बहुत परेशान थे। मेघ तुम्हें बुला जाना चाहिए, जाकर घर देखो कहाँ वहाँ सब कैसे हैं। मेघ ने हाँ में सिर हिलाया और ध्रुव के पैर छूते हुए बोला, अंकल मैं बस निकल ही रहा था, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ बरसात का क्या हाल है। ध्रुव ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे जाने को बोला। आकाश को देखा फिर बोला, जब तुम घर जाओ तो सरांश को कहना कि मैंने उसे मिलने को बुलाया। आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। ये देखते हुए अभय ने कहा, आपने इसे जाने को क्यों नहीं बोला? ध्रुव ने ये सुनकर कहा, क्योंकि उसके घर पर सरांश है, वो सब संभाल लेगा। आकाश अगर यहाँ रुकना चाहता है तो रुक जाए। बोलकर वो बाहर की तरफ चले गए। आकाश ने दर्द दिखाते हुए अभय से कहा, तुम लोगों को मुझसे कुछ ज्यादा जलन नहीं होती है? ऊपर से नीचे तक आसपास को देखते हुए मेघ ने कहा, तुम्हें कुछ ऐसा खास? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे तुमसे जलना चाहिए? अभय को देखते हुए आकाश ने पलटकर सवाल किया, मुझ में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे तुम्हें जलन होती? ये सुनकर अभय ने हल्का हंसकर कहा, तुम में ऐसा कुछ खास नहीं है जिससे किसी को कुछ जलन होगी। और जो खास चाहिए था मुझे मेरी बीवी से मिल चुका है। मुझे ये बनने का कोई शौक नहीं है। आकाश की बात अभय की बात सुनकर आकाश मुंह खोले उसे देख रहा था। अभय ने आकाश के सिर पर मारते हुए कहा, मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। ये सुनकर आकाश ने बुरा सा मुंह बना रखा, तुम बहुत बुरे हो। अभय की ये बात सुनकर आकाश की बात सुनकर अभय ने कहा, सच में मुझे लगा तुम कहोगे, तुम बहुत रफ हो। ये सुनकर तो आकाश का चेहरा और काम सुर्ख पड़ गए थे। उसने नाम ऐसे हिलाया, वहां से भागते हुए बोला, मुझे अकेले में तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। अभय ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, क्यों? तुम्हें मुझसे अकेले में बात क्यों नहीं करनी चाहिए? आओ कर लो, देखते हैं शायद तुम्हें मुझसे कुछ खास दिख जाए जिससे मुझे तुम्हें जलन हो। ये सुनकर तो आकाश की सांसें अटक गई थी। उसने नाम ऐसे हिलाया, नहीं मुझे तुमसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और तुम भाई मुझसे दूर ही रहो, मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है। इस पर अभय ने कहा, मैंने तुमसे कब मना करा कि तुम अपनी बीवी को पसंद नहीं करते हो? मुझे भी मेरी बीवी बहुत पसंद है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आकाश ने उसके को दोनों हाथों से धक्का देते हुए पीछे कहा, दूर रहो मुझसे गलीच गंदे आदमी। बोल दो, दरवाजा खोल, बाहर की तरफ भागा। अभय ने उसके पीछे आते हुए कहा, अरे रुको तो मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस कदर गंदा हूँ। आकाश आके आगे भाग रहा था और अभय उसके पीछे पीछे नीचे बैठे धारा दादी ने उन दोनों को ऐसे देखा। तब दादा ने कहा, क्या हुआ? क्यों चूहे बिल्ली की डॉन लगा रखी है? आकाश ने कहा, दादाजी मुझे इससे बचाए, ये बहुत ही अजीब इंसान है। आकाश ने की बात सुनकर दादी ने बोला, ऐसा क्या बोल दिया तुमने उसे जो तुम अजीब बोल रहे हो? मुझे तो मेरा अभय बहुत पसंद है। उन्होंने अभय के कंधे को थपका। अभय ने प्राउडली, ये रहा आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी में टेक्स्ट में कन्वर्टेड संस्करण। अभय ने प्राउडली स्माइल लिया, आकाश को देखा और बोला, हाँ बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इस तरह तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? ये सुनकर आकाश बुरी तरीके से अभय को घूमने लगा। तभी अरुषि ने कहा, क्या हुआ? क्या बात हो रही है? क्यों इतना शोर हो रहा है यहाँ पर? आकाश ने अरुषि को सामने करते हुए कहा, बचाओ अपने इस बहनोई से मुझे। किस तरह मुझे देख रहा है? आकाश को देखकर अरुषि ने अभय को देखा जो नॉर्मली खड़ा था। बस उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे आकाश को देखते हुए अरुषि ने चिढ़कर कहा, क्या हुआ? कैसे देख रहे हैं? सीधे तरीके से जैसे सबको देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं कि उनकी बीवी नहीं होगी। तुम्हें शिद्दत से निहारेंगे और बंदा आज मुस्कुरा भी रहा है। ऐसा कल अच्छी लगती है और मुस्कुराते हुए। ये सुनकर अभय ने अपने सीने पर हाथ रखकर अरुषि को थैंक यू बोला और आकाश ने झट से अरुषि का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ करते हुए उसका सर अपने सीने में छुपाकर कहा, खबरदार जो इस तरीके की हरकतें मेरी बीवी के सामने की। सब आकाश को ऐसे पागलों की तरह बिहेव करते हुए देख रहे थे। बस वीनू कुछ ड्यूटी पर खड़ी खिलखिला रही थी। ने वीनू को देखते हुए कहा, भाभी ऐसा क्या हो गया जो आपको समझ आया और मुझे नहीं आ रहा है? वीनू ने अपने कान पर हथेली रखते हुए कहा, मुझे समझ आ गया कि मेरे भाई बहुत बुरे हैं। इस पर तभी पीछे से उसे आवाज आई, और तुम्हारा पति भी बहुत बोला है, कभी उसे भी समझ लिया करो। वीनू अलर्ट होकर खड़ी हुई। उसने पलटकर देखा, सामने शिवांश खड़ा था। वीनू ने कहा, भोले और आप भोलापन मर ना जाए। ये सुनकर कि शिवांश को भोला कह रहा है की बात सुनकर हंसने लगा। वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक हो गया था। कल सुबह से इस तरह से सब परेशान थे, आज उस तरह से कोई भी परेशान नहीं था और ये सब काफी अच्छा लग रहा था। शिवांश बुरी तरीके से वंश को घूर रहा था। उसने कहा, क्या बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत मेरे और मेरी बीवी के मैटर में इन्वॉल्व होने की? वीनू ने ऐसे को वंश को झड़पते हुए देखकर वंश के आगे आ गए। भाई किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? आपको हुआ क्या है? उन्होंने ऐसा भी क्या कह दिया? वीनू की सपोर्ट पाकर वंश ने कहा, भाभी अभी ये स्टडी रूम में भी इस तरीके से कर रहे थे। कह रहे थे मुझे यहाँ से बहुत दूर तक आएंगे जिससे मैं पहले इसका भी वापस नहीं आ पाऊंगा। आंखें बड़ी कर शिवांश को देखा, आपने ये बोला? शिवांश चुपचाप खड़ा को जानलेवा नजरों से घूर रहा था, जिसका अंदाजा को नहीं था। वीनू ने हाथ पकड़ उसके खाल पर किस करते हुए कहा, भाभी बस आप ही हो जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। भाभी इस घर में सब लोग हैं और एक मुझे जालिम बीवी मिल गई है, वो भी उन्हें दूसरी नजरों से देखती है। को देखा जो को छुट्टियां के लिए घूर रही थी और उसी तरीके से को घूर रहा था। शायद उसे भी अपनी बड़ी माँ से बेहद अटैचमेंट थी और इशू जो ऊपर सीढ़ियों से आ रहा था, उसने वहीं से चिपके हुए कहा, मी माँ। उसकी आवाज पूरे हॉल में घुस गई। अगले ही वक्त उसने शिवांश को देखा जो खुद से सिर्फ मन बनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी चप्पल निकालकर अपने हाथ में ली और की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बीवी के करीब आने की?
मैंने तुमसे मना किया था ना। ये देखकर सब हैरान रह गए। वंश ने भागते हुए कहा, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी बात तो सुनिए, ये तो नॉर्मल था ना। शिवांश ने कहा, तुम्हारा नॉर्मल और नॉर्मल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पसंद कोई उसके चेहरे को छुए, और तुमने ये हिम्मत की। बोलती हुई शिवांश के पीछे भाग रहा था और लंगड़ाते हुए आगे आगे भाग रहा था। शिवांश से फेंककर चप्पल की मारी जो उसके सिर के ऊपर से होते हुए जाकर आकाश के लगे। आकाश ने कहा, मुझे क्यों मार रहे हो? अपने भाई को मारो ना। शिवांश ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी चप्पल भी निकालकर को मारी। इस पैर को की पीठ पर लगी। ये सुनकर ये देखकर दादी ने कहा, ये हो क्या गया है? तानाशाही कहा, जिस तरह हमें आप करीब किसी को देखकर जलन होती है उस तरह उसे भी के करीब किसी को भी देखकर जलन होती है। कुछ बड़ी बात नहीं है। शिवांश पूरे हॉल में के पीछे दौड़ रहा था, आगे आगे भाग रहा था। बाकी सब मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। इस तरह से शिवांश को मारते देख शिवांश को इस तरह से मारते हुए देखकर वीनू जल्दी से शिवांश के सामने आया। उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? शिवांश ने पलटकर वीनू को देखा और अपने शर्ट की स्लिप से उसका बाल साफ करती हुई बोला, तो रो क्यों रही थी? वीनू कंफ्यूज हो गई। उसने शिवांश को देखा तो उसकी नजर पीछे खड़े दुरुपयोग पर पड़ी, जो उसे आंखों से ही इशारा कर रहे थे। वीनू को समझ आया कि धूप ने ही बोला होगा। उसने शिवांश को देखते हुए कहा, वो बस मैं 2 दिन से ज्यादा थक गई थी और आप जानते हैं ना, जब मुझे थकान होती है तब मुझे कितना रोना आता है। शिवांश ने वीनू के बाजू से पकड़कर अपने सामने किया, उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुमने रस्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें रस्ट करना चाहिए। ये सुनकर वीनू ने आसपास देखा। सबको वहां देखकर वो अजीब महसूस कर रहे थे और स्वयं से उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। उसने शिवांश के सीने पर हाथ उसे खुद से दूर करने की कोशिश की और शिवांश से समझकर वीनू से एक कदम दूर हो गया। लेकिन उसने वीनू का हाथ नहीं छोड़ा था। वीनू ने कहा, आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर, और आप जानते हैं जब तक आप मेरे सामने ना हो मुझे फिक्र लगी रहती है। शिवांश ने हाथ पकड़ो उसे वहां से ले जाते हुए बोला, आई एम सॉरी। मैं बस कुछ कामों में उलझ गया था। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। उन्होंने जैसे ही लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाए थे तो अपने राहत की सांस ली और देखा तब दादी उसे घूर रही थी। उन्होंने वीनू और दोनों की शादीबाजी देखी थी, लेकिन उससे पहले ही उन सबके कानों में चीखती हुई आवाज पड़ी, माँ उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो? वो भागते हुए शिवांश के पीछे आया था। शिवांश ने पलटकर को देखा और जल्दी से वीनू को लेकर लिफ्ट में चला गया। माहौल और हालत कैसी भी हो, लेकिन उसका ऋषि को चिढ़ाना कभी नहीं बदलता था और ऋषि अपने हाथ पैर भटकते हुए बाहर ही रह गया। उसकी हालत पर सब हंसने लगे थे। उन सबको हंसते हुए देखकर ऋषि बुरी तरीके से उन्हें घूर रहा था। रिद्धव गार्डन में बैठा था। उसकी नजर सामने खिल रही सॉफ्टी ख्वाहिशहानी के मारा और रुद्राणी सुबह शांति से बैठे हुए रिद्धव को देख रही थी। उसने अभी तक रिद्धव से कुछ नहीं बोला था। उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे और ये देखकर रिद्धव को समझ आ रहा था कि रुद्राणी नाराज है। रिद्धव ने वहीं से उसे आने का इशारा किया और रुद्राणी नजरें फील ली। ये देखकर रिद्धव ने कहा, फ्लावर मेरे पास आओ। ये भी सुनकर भी रुद्राणी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर तुम नहीं आई तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रुद्राणी ने तुरंत पलटकर रिद्धव को देखा था और भागते हुए रिद्धव के सामने आकर खड़ी हो गई। रिद्धव ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत हैपेंड क्या हुआ है? तुम आज बोल क्यों नहीं रही? ये सुनकर रुद्राणी ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें चोट, तुमने खुद को चोट क्यों लगने दी? इस पर रिद्धव हंसने लगा। उसने कहा, इसमें मैं बुरा कैसे हो गया? मेरी क्या गलती है कि मुझे चोट लगी? रुद्राणी ने रिद्धव के सिर पर लगे बैंडेज को देखा और फिर बेंच पे चढ़कर उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके फूंकते हुए बोली, तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम ध्यान रखते तब तुम्हें चोट नहीं लगती। तुमने अपना ध्यान नहीं रखा। मेरे डैड कहते हैं अगर हम अपने लिए लापरवाह होते हैं और हमें चोट लगती है तो इसमें हमारी गलती हुई है। क्योंकि मॉम जब भी बेंच से बेंच टेबल से टकराती है डैड उन्हें इसी तरह डांटते हैं और कहते हैं कि वो लापरवाह है। रिद्धव ने रुद्राणी को देखा। उसे रुद्राणी के इस तरीके से बातें करना बहुत पसंद था और वो उसे घंटों सुनता रहता था। रिद्धव ने रुद्राणी का हाथ पकड़ा। उसने अपनी गोद में बिठाया। रुद्राणी ने रिद्धव के गले में हाथ डाले और टकटुकी लगाकर उसके चेहरे को देखने लगी। रिद्धव ने बोला, तब तुम्हारी मॉम क्या कहती है? बताओ मुझे, फिर मैं तुम्हें वही बोलूंगा। रुद्राणी ने रिद्धव को देखते हुए नाम ऐसे हिलाया, नहीं आप अलग हो ना तो आप अलग बोलोगे, आप मॉम की तरह क्यों बोलोगे? रिद्धव ने घूरकर रुद्राणी को देखा जो अभी तुम करके बात कर रही थी और अब आप करके बोल रही थी। उसने रुद्राणी के बिखरे बालों को संभालते हुए कहा, ये त। रिद्धव ने रुद्राणी के कालों को पकड़ खींचते हुए कहा, पहले डिसाइड करो तुम बोलोगे या आप? रुद्राणी ने रिद्धव के हाथ को हटाकर कहा, आप बताओ तुम बोलोगे आप? ये सुनकर रिद्धव हंसने लगा। रुद्राणी ने उसके चेहरे पर हल्के से मारते हुए कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? बच्चों पर हंसना गंदी बात होती है और गंदी बात गंदे बच्चे ऐसे काम करते हैं। रिद्धव ने रुद्राणी को देखा, उसके काल पर किस करते हुए बोला, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? रुद्राणी ने मासूमियत से उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मैं आपकी हूँ, आपके पास हूँ और आपके साथ रहती हूँ, इसलिए मैं आपसे क्यूट क्यूट बातें सीख गई हूँ। रिद्धव तेज हंसने लगा। उसने रुद्राणी को हंस करते हुए कहा, अच्छा ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। और फिर उसकी क्लिप सही से लगाते हुए बोला कि मुझे तुम करके बोला करो, मुझे तुम्हारा आप कहना पसंद नहीं है। रुद्राणी ने सिर उठाकर रिद्धव को देखा तो रिद्धव ने उसका सिर सीधे करते हुए बोला, सीधे बैठी रहो। रुद्राणी ने मुंह बनाया और रिद्धव के पैर पर पंच कर शिया हो गए, बोले, आप गंदे बच्चे हो। रुद्राणी कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, किसी दिन मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा और तुम्हें सारी पनिशमेंट दूंगा। रुद्राणी ने मुंह बनाया, मैं आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे आसानी से पनिशमेंट ले लूंगी? ये सुनकर रिद्धव ने कहा, क्योंकि तुम एक गुड गर्ल हो ना, और गुड गर्ल तो सारे अच्छे काम करते हैं। रुद्राणी ने नाम ऐसे लगाया, आई एम नॉट अ गुड गर्ल हु से यो कि मैं गुड गर्ल हूँ। ये सुनकर रिद्धव ने घूरकर रुद्राणी को देखा, तुम्हें हमेशा एक गुड गर्ल बनके रहना है, समझी? इस पर रुद्राणी ने नाम ऐसे हिला दिया, मुझे रुद्राणी बनके नहीं रहना है। उसके अजीब तरीके से गुड गर्ल कहने पर रिद्धव मुस्कुराने लगा। ये देखकर रुद्राणी और चिढ़ गई। उसने रिद्धव के हाथ को अपने बालों से हटाते हुए कहा, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो नाराज होकर रिद्धव से दूर जाने लगी। रिद्धव गुस्से से तेज कदमों के साथ रुद्राणी के सामने आया था। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचते हुए कहा, आज तुमने ये हरकत कर दी है।
दोबारा नहीं करना। कभी तुमने मिसकर है मेरे पास से हटकर दूर जाने की कोशिश की। तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। रुद्राणी ने अपने हाथ को देखा जो रिद्धव के कशकर पकड़ने से लाल हो गया था। रिद्धव के पैर पर पैर मारते हुए बोली, दूर हटो कंधे बच्चे। बोलकर वो रिद्धव से दूर जाने लगी। रिद्धव ने उसकी बाजू पकड़कर उसे सामने किया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? उसकी इस तरह से और लाना होगा। रुद्राणी पूरी तरीके से घाप गई और उसकी आंखें बनाई। उसने रोते हुए कहा, मुझे कैट के पास जाना है। और उसकी आंखों में आंसू देखकर रिद्धव ने छट से उसे हग कर लिया। रुद्राणी उसके कंधों पर हाथ रखते हुए जोर जोर से रोने लगी। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत गंदे हैं। आपने मुझे डांटा। ये सुनकर रिद्धव ने कहा, और तुमने डांट खाने वाला काम किया। उसका क्या? रुद्राणी ने कहा, मैं हमेशा यही काम करूंगी। आप रोक के दिखाना। रिद्धव रुद्राणी को घूर रहा था। रुद्राणी भी उसी तरीके से रिद्धव को घूर रही थी। तभी ऋषु ने वहां आते हुए कहा, चलो रुद्राणी। रुद्राणी ने ऋषु को देखा। उसके जैसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऋषु के हाथ में रुद्राणी के लिए फूल थे। ये देखकर रुद्राणी ने रिद्धव को देखते हुए गुस्से से कहा, आप मुझे फ्लावर बोलते हैं, लेकिन कभी मुझे फ्लावर लाकर नहीं देते। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आज से मेरा दोस्त ऋषु है। अपने खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ रिद्धव रुद्राणी और ऋषु को घूर रहा था। रुद्राणी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी और रिद्धव ने गुस्से से तेज आवाज में कहा, ऋषु पैलेस में जाओ। ये सुनकर वहां मौजूद सारे बच्चे उन लोगों को देखने लगे थे और रिद्धव को इस तरीके से रिएक्ट करते देखकर सॉफ्टी बुरी तरीके से डर के ऋषु से चिपक गई। उसने कहा, बड़े भाई को क्या हुआ है? ऋषु ने उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा भाई पागल हो गया है। 138 आई वांट माई डॉटर। वर्षा मेघ को हैरानी से देख रही थी। वहीं मेघ के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। मेघ ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो? वर्षा ने कहा, इतने 4 साल बाद ये ख्याल कहाँ से आया? तुमने क्या बोला था, भूल गए हो? मेघ ने वर्षा के कंधे पर हाथ से रखकर उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, उस बात को तुम भी भूल जाओ। मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। जब मैं सबको उनकी बेटियों के साथ देखा हूँ, मुझे बहुत जलन होती है। वो कितना एटीट्यूड दिखाते हैं और सबसे ज्यादा वो अभय इमारा को अपनी गोद में लेकर मुझे चिढ़ाता है कि आई डोंट हैव अ डॉटर। मगर उसको ये नहीं पता कि मेरे पास प्रोडक्ट लाने की पूरी फैसिलिटी है। वर्षा ने आंखें बड़ी कर मेघ को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कोई बोलता है क्या? मेघ ने वर्षा के गाल पर बाइट करते हुए कहा, ये बोलता है तुम्हारा पति। तुम ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ। वर्षा ने सिर पीछे कर मेघ को देखते हुए कहा, अगर मैं ना कहूँ तब? मेघ ने कुछ पल वर्षा को देखता रहा, फिर उसके माथे को चूमकर बोला, अगर तुम ना कहो और मैं तुम्हारी हाँ कहलवाना चाहूँ, ऐसा हो सकता है क्या? अगर तुम ना कहोगी वो काम दोबारा कभी नहीं होगा। मेघ की बात सुनकर वर्षा ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, और मैं हाँ कहूँ तब? मेघ ने मुस्कुराकर वर्षा को देखा, उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए बोला, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। वर्षा ने आंखें बड़ी कर दी और कहा, क्या कर रहे हो मेघ? सब घर में ही है। इस पर मेघ ने उसे वहां से ले जाते हुए कहा, सब घर में है ना? कौन सा हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं? वर्षा ने नामे सिर हिलाया और मेघ के कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मेघ रायजादा तुम अभी ये नहीं कर सकते। मेघ ने वर्षा को रुककर देखा, इसका मतलब तुम मना नहीं कर रही हो, बस ये कह रही हो कि हम अभी नहीं कर सकते। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाया। इस पर मेघ ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए दिन को रात और रात को दिन कर सकता हूँ। वर्षा ने गहरी सांस ली और अगले ही पल पूरी ताकत से चीखते हुए बोली, मेघ रायजादा मुझे नीचे उतारो। उसी वक्त विध्वंस की आवाज आई, आप मेरी मॉम को क्यों तंग कर रहे हैं? मेघ ने गर्दन घुमाकर तिरछी आंखों से विध्वंस को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम जानते हो ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह आना बहुत गलत होता है। मैंने तुम्हें समझाया था। वर्षा ने आंखें छोटी कर मेघ को घूरते हुए कहा, तुम मेरे बच्चे से किस तरह से बात कर रहे हो? उसकी गुस्से वाली आवाज पर मेघ ने उसे नीचे खड़ा करते हुए विध्वंस को देखा, जो अपनी कमर पर हाथ रखे मेघ को घूर रहा था। मेघ ने भी अपनी कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए कहा, तुम ना इस पर। विध्वंस ने वर्षा को देखते हुए कहा, मॉम मॉम आप देख रहे हैं ना आपके पति मुझे किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं? वर्षा को विध्वंस की आवाज पर हंसी आई। मेघ ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, टॉर्चर की स्पेलिंग पता है तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो? इसीलिए मुझे एक डॉटर चाहिए। मेघ की बात सुनकर विध्वंस ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, उसके हाथ को हटाओ। तेज से विध्वंस ने कहा, नो आप मेरा राइवल नहीं ला सकते। वर्षा और मेघ इस बार दोनों हैरान थे। उन्होंने विध्वंस को देखा और कहा, तुम्हारा राइवल? वो तुम्हारी छोटी बहन हो गई। मेघ के कहने पर विध्वंस ने नामे सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए। वो है ना सॉफ्टी, ऋषु की नाक में दम करके रखती है। हर वक्त उसकी कंप्लेंट कर देती है और वो मारने लगता है। तब कहती है कि उसे मार क्यों रहे हो और भूई भूई ही कह के उसके कानों से खून निकालती रहती है। मुझे कोई बहन नहीं चाहिए। मेघ ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, फिर उस दिन तुम रो क्यों रहे थे? इस पर विध्वंस ने कहा, क्योंकि ऋषु ने एटीट्यूड दिखाकर अपनी बहन को अपने पास बैठा लिया था। वो मुझे उसके साथ खेलने नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन आप मेरा राइवल नहीं लाएंगे। इस पर मेघ ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी जिंदगी में बहुत तहलका मचाया है। अब कोई तुम्हारी जिंदगी में भी तहलका मचाने वाला होना चाहिए ना। विध्वंस ने वर्षा को प्लीडिंग आइज के साथ देखते हुए कहा, मॉम प्लीज आप ऐसा नहीं करेगी ना, मेरा राइवल नहीं आना चाहिए, मुझे आपका अकेला बेटा रहना है। ये सुनकर वर्षा ने उसे गोद में उठाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हारा बाप पागल हो गया है, वो एक्साइटमेंट में कुछ भी कर रहा है। ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, ये गॉड के हाथ में होता है। वो जो चाहे वो कर दे। ये सुनकर मेघ ने वर्षा को घूरते हुए कहा, ओ हेलो, ये गॉड के साथ मेरे हाथ में भी बाप के हाथ में भी होता है। वर्षा ने तेज से मेघ के पैर पर पैर मारा और मेघ दर्द से उछलने लगा। उसे बहुत तेज दर्द हुआ था। उसने कहा, जालिम औरत तुम क्या करती हो? वर्षा ने ये सुन विध्वंस को देखा, जो खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे बाहर से लेकर जाते हुए बोले, दोबारा मेरे बेटे के सामने ये बकवास करने की जरूरत नहीं करना, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगा। वर्षा नीचे आई और मेघ उसके पीछे पीछे आया। तुम दोनों माँ बेटे मेरी बेटी के पीछे पड़े हो, तुम दोनों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा।
अपने पैर पटकते हुए कहा, मुझे बेटी चाहिए तो चाहिए। ये सुनकर मंजरी ने वर्षा को देखते हुए कहा, क्या हुआ, अभी किस बात पर इस तरह बच्चों की तरह कर रहा है? 30 साल का होकर भी अभी विध्वंस की तरह बिहेव करता है, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं है? मेघ ने आकर छोटी कर मंजरी को देखते हुए कहा, आप चाहती हैं जैसे आपने डैड को डरा धमका कर रखा है, बेचारे डरते डरते कुछ कहते हैं, उसी तरीके से मैं रहूं, लेकिन मेरी बीवी ऐसी नहीं है, आप उसे भड़काना बंद करें। मंजरी ने तेज से मेघ की पीठ पर मारा। अपनी बकवास बंद करो, बताओ क्या हुआ है? इस पर मेघ ने जलते हुए कहा, अपनी बहू को समझाएं, मुझे मेरी बेटी आने से मना कर रही है। दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हैं। एक पल को वहां सब कंफ्यूज हुए थे। अगले ही पल बरखा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, वर्षा तुम मना क्यों कर रही हो, दे दो ना उनको बेटी। वर्षा का चेहरा लाल हो गया था और वो गुस्से में मेघ को बोल रही थी। विध्वंस को वर्षा की गोद से अपनी गोद में लेते हुए बरखा ने कहा, जाओ जाओ तुम मेरे लिए एक बेबी की प्लानिंग करो, मैं इसे लेकर जाती हूँ। विध्वंस तेज तेज रोने लगा। बरखा ने उसे वापस अपनी गोद में लिया। वर्षा ने बुरी तरह मेघ को घूरा, तुम आज से 10 दिन तक स्टडी रूम में सोओगे, अगर तुम रूम में आए मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। वर्षा गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मेघ के होश उड़ गए थे। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे वर्षा को जाते हुए देख रहा था। उसने वहीं पर बैठकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए चीख कर कहा, नो, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस तरह की सजा। वर्षा ने पलटकर उसकी नौटंकी को देखा और नामे सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। मेघ ने सिर उठाकर मंजरी को देखते हुए कहा, मॉम क्या मेरी रिक्वेस्ट गलत है? आपकी बहू इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? इस पर मंजरी ने कहा, तुम्हारी रिक्वेस्ट गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस तरीके से रिएक्ट करना गलत है। जाओ जाकर प्यार से मनाओ उसे, वो मान जाएगी। इस पर मेघ ने उठते हुए कहा, मान वो गई है, बस वो आपका नमूना बीच में आ गया, वरना सब ठीक हो जाता। ये सुनकर मंजरी ने कहा, उस नमूने को भी बीच में तुम ही लेकर आए हो। जाओ जाकर अपनी बीवी बच्चों के पास रहो। अगर तुम 2 मिनट में कमरे में नहीं पहुंचे तो वर्षा ने तुम्हें रूम से निकाला है, मैं घर से निकाल दूंगी। मेघ ने एक गहरी सांस लेते हुए बोली, कहा मॉम आपका ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया ट्राई कीजिए, और वैसे भी कोई उसकी मर्जी के बिना हिला भी नहीं सकता। उसी वक्त वो भागता हुआ वहां से चला गया। मंजरी ने बरखा को देखा और बोली, मेघ रायजादा को कोई उसकी मर्जी के बिना हिला भी नहीं सकता। फिर वो दोनों ही हंस पड़ी। आकाश बेड पर बैठा था और आरुषि उसे सामने खड़े हाथ बांधे बुरी तरीके से घूर रही थी। आकाश का मुंह बना हुआ था और आरुषि के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। जब से आरुषि को चिढ़ाना बंद नहीं किया था, उसने सबके सामने आरुषि को किस किया और अब है कि खुद से दूर रहने को बोला। ये निहायती बेवकूफाना हरकत थी, लेकिन आकाश ये कर चुका था। उसके ये करने पर आरुषि बुरी तरीके से भड़की थी, क्योंकि दादी के साथ बाकी सब भी उसको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हमेशा ही वो सब ऐसी बनाती आई थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो आरुषि को चिढ़ा सके। मगर आज आकाश की वजह से ये भी हो गया था। आरुषि ने आकाश को घूरते हुए कहा, अब अपना मुंह खोलकर बताएंगे कि किस खुशी में आज अभय भाई के साथ ये बेवकूफ हरकत में लड़ रहे थे और आपने उससे भी ज्यादा बेवकूफाना हरकत हमारे साथ की। सोचा भी नहीं एक पल कि आप क्या करने वाले हैं। आपको समझ आया कि वहां पर कौन कौन तक, छोटे बच्चों से लेकर बड़े दादा सा और दादी सा को भी कभी आपने कोई ख्याल नहीं किया। कुछ शर्म आपके पास बची है या अपने बॉस के साथ रह रहकर वो भी सब बेच खाई, क्योंकि हमें आप में कुछ शर्म नजर नहीं आ रही है। आकाश सिर झुकाए बस खामोशी से आरुषि की डांट सुन रहा था। आरुष कुछ दूरी पर सोफे पर बैठा, उसने अपने बाबा का लटका हुआ मुंह देखते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम आप क्यों उन्हें डांट रही हैं? उन्होंने क्या गलत किया है? आरुषि ने आंखें घुमाकर आरुष को बोला, अपने बाप का पक्ष लेना बंद करो, मेरे मामले के बीच में आने की कोशिश मत करना और ना ही कभी मेरी बात काटना। तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। आरुषि के इतने गुस्से से कहने पर आरुष चुप हो गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आकाश से हल्के से बुदबुदाते हुए कहा, सॉरी डैड। आकाश ने वैसे ही सिर झुकाए हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ पर आज काली माता आई हुई है, उसे करने दो जो कर रही है। आरुषि का गुस्सा ये सुनकर 2 गुना बढ़ गया था। आकाश का चेहरा पकड़कर आरुषि ने उसका सिर ऊपर करते हुए ऐसी हरकत करते ही क्यों हो जिस वजह से ऐसे सिर झुकाकर बैठना पड़े। आकाश ने आरुषि की आंखों में झांकते हुए कहा, ये सिर भी तुम्हारे सामने झुका हुआ है, कोई और होता तो वो आकाश प्रताप सिंह के सामने इतनी देर बोल नहीं पाता। तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आरुषि ने आंखें बड़ी कर हैरानी से आकाश को देखा और कहा, क्या बोला, हमको छोड़ रहे हो? हम पर एहसान कर रहे हो आप? आपने जो हरकत की थी वो। आरुष ने आकाश को देखा और चुपचाप वहां से निकल गया। आकाश ने आरुषि को देख झुंझलाते हुए कहा, क्या हरकत कर दी मैंने? कोई कांड तो नहीं कर दिया ना? नहीं, कोई दूसरे की बीवी थी। अगर पड़ोस मनोज की बीवी होती फिर भी ठीक था, तुम मेरी ही बीवी हो, अगर तुमने कुछ कर भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है? उसके इस तरह कहने पर आरुषि ने गुस्से से उसके बाल को खींचते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम होगी? आप है ही बेशर्म, मैं ही आपको सीधा समझती थी। कितनी बड़ी गलतफहमी थी मुझे। ये सुनकर आकाश ने कहा, हाँ अब गलतफहमी दूर हो गई ना? अपनी गलतफहमी को दूर ही रखना और आगे से मुझे सीधा साधा मत समझना, क्योंकि मैं सीधा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आरुषि ने गहरी सांस लेकर वहां से जाते हुए कहा, आपसे बात करना ही बेकार है। आकाश ने आरुषि का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचा और वो आकाश की गोद में गिर गई। उसे गिरने से संभालते हुए आकाश ने उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ करते हुए कहा, क्या कहा, मुझसे बात करना ही बेकार है? फिर क्या करोगी और किससे बात करोगी? आरुषि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कहा, मुझे छोड़िए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपसे बात नहीं करनी मुझे। आपने जो हरकत की है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस पर आकाश ने भी गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, हाँ की है हरकत? तुम्हें पसंद नहीं आई तब क्या करूं मैं? ये हरकत रोज करूंगा, बार बार करूंगा, सबके सामने करूंगा, अकेले में करूंगा, देखूंगा तुम मेरा क्या कर लोगी। आरुषि आकाश को इस तरह बिहेव करते हुए देखकर हैरान थी। आरुषि ने आकाश के हाथ को अपनी कमर से हटाकर उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, पगला गए हो आज? कब बाबला बनकर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरुषि के इतने कहने पर आकाश ने उसके गर्दन में हाथ डाला और उसके चेहरे को अपने अंगूठे से रब करते हुए सामने किया। इधर मेरी तरफ देखो, मैं कुछ कह रहा हूँ ना? कब से दिमाग खराब कर रही हो? इतनी पहले तुम कभी नहीं करते थे, आज क्या हुआ है तुम्हें? समझ में आ रहा है तुम कितनी देर से लगातार और क्या क्या बोल रही हो?
मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। आरुषि हल्का मुंह खोले आकाश को देख रही थी, जो उस पर बकबक करने का इल्जाम लगाकर खुद इतनी देर से लगातार क्या क्या बोल रहा था। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा, इसके साथ नाराजगी थी। आरुषि एक साथ एक टक आकाश की आंखों में देख रही थी। आकाश इसी तरह उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी पकड़ आरुषि पर कस गई। उसने कहा, समझ आया मैंने क्या बोला। आरुषि ने वैसे ही हाइप्नोटाइज हुए अंदाज में आकाश की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। आकाश ने उसे आंखें छोटी हो गई घूरते हुए कहा, वर्ड्स 139 लेट्स डू समथिंग। आरुषि ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरा पति बावला हो गया है। दूर हटो। आकाश ने गुस्से से उसे देखा तब आरुषि उससे दूर होकर जा रही थी। आकाश ने उसके कमर में हाथ डाला, उसे पीछे की तरफ खींचा और आरुषि बेड पर आ गिरी। उसने इस बात खींचते हुए कहा, क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। आकाश ने उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ ऊपर बेड में दबाते हुए कहा, हाँ मुझे समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो, बहुत जवान चल रही है। आज तुम्हारी मैं बताता हूँ कि मैं कितना सीधा हूँ। तुमने क्या मुझे आज से पहले देखा नहीं था। आरुषि ने आकाश के गाल पर काटते हुए पीछे हो कहा, देखा था, पता है जंगली हो, अब छोड़ो पीछे, मेरा जाने दो, बाहर पापा जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे चाय को बोला था। आकाश ने कहा, उनकी भी बीवी है, अपनी बीवी से बनवाई चाय, जितनी बनवानी है। आरुषि ने आकाश के बाल खींचते हुए कहा, कुछ तो शर्म करो, अपने बाप के बारे में क्या बोल रहे हो। आकाश ने कहा, मैं अपने बाप के बारे में ही बोल रहा हूँ ना, और मैं बोल सकता हूँ, उनकी बीवी है जिसके पल्लू को पकड़कर वो हर टाइम उनके पीछे रहते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तुम्हें काम क्यों बता रहे हैं, इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा वक्त बिताऊंगा। आकाश किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था और वो कभी कभी ही करता था। आरुषि उसे ऐसे देखकर हैरान और खुश दोनों ही थे। बहुत दिनों बाद उसने इस तरह से आकाश को देखा था। उसने ना में सिर हिलाया, हम कह रहे हैं हमें जाने दो, वरना जो करेंगे उसके बाद। आकाश ने आरुषि के होठों को चूमते हुए कहा, क्या करोगे। वो अपनी जगह निशब्द रह गई थी। आज आकाश का अंदाज कुछ अलग ही लग रहा था। बाहर से सिया की आवाज आई, बेटा तुम्हारे चाय मांग रहे हैं। उस पर आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, वो नहीं आ रही है, अभी पहले मैं उसे अपना झगड़ा निपटा लूं, उसके बाद आपको उसे बुलाना। सिया ने पलटकर कुछ नहीं कहा और आरुषि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने आकाश के चेहरे पर मारते हुए कहा, क्या बकवास लगी है, क्या सोच रही होंगी वो हमारे बारे में, यही सोच रही होंगी कि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अपना मुंह बंद करो, ये आकाश ने तेज आवाज में कहा था। आरुषि ने कहा, सब समझ में आ रहा है, ये सब किस लिए चल रहा है। आकाश ने झुककर आरुषि के गर्दन पर किस करते हुए कहा, किस लिए चल रहा है। आरुषि ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली, देखो मान जाओ। आकाश ने कहा, मैं नहीं मानूंगा, तुम मुझ पर कितना चिल्लाएंगे, उसका हिसाब ले लूं। आरुषि ने हल्का हंसते हुए कहा, हमें गुदगुदी हो रही है, तुम जब भी इस तरीके से करते हो यही होता है। इस पर आकाश ने कहा, तब अभी और होने वाली है, और कई जगह होने वाली है। आरुषि आंखें हैरानी से फैल गई थी। आज ये इंसान उसे कितना परेशान करने वाला था। आकाश ने वैसे ही आरुषि के हाथ को पकड़ा तो आरुषि ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो हाथ, हमें भी कुछ करना है। ये सुनकर आकाश ने कहा, यही तुम्हारी सजा है। बाहर से अपने सिर पर हाथ रखते हुए आकर सोफे पर बैठी है। देखकर वहां बैठे सारांश ने कहा, क्या हो गया, इस तरीके से क्यों बैठ रही हो। उन्होंने दूसरे तरफ खेल रहे बच्चों को देखा और फिर सारांश के सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, आपका बेटा हमारी बहू से झगड़ रहा है, जब देखो तब झगड़ा करता रहता है। इस पर सारांश ने कहा, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो सही रहते हैं, पति पत्नी में होते रहने चाहिए, दिल के गिले शिकवे निकलते रहते हैं, फिर दिल में कोई बात नहीं रहती जिससे करवाहट आए। सिया ने घूरकर सारांश को देखा, वह जाने किस बात पर लड़ रहा है। जब पैलेस से आया है उसका मुंह फूला हुआ है और अब जब बात करने के लिए गई तब भी इस तरीके से रिएक्ट करना, आप उसे कुछ समझाएं ना। सारांश ने मुस्कुराते हुए सिया को देखा, आपको कैसे पता चला वो झगड़ रहे हैं। वो मुझे बता रहा था कि मैं पहले झगड़ा कर लूं फिर आप आरुषि को बुलाना। इस पर सारांश हंसने लगे। सिया ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको किस लिए हंसी आ रही है, अगर उन दोनों का रिश्ता बिगड़ा तब क्या होगा, आप अभी दांत दिखा रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे। इस पर सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए सारांश ने उन्हें अपने करीब किया, क्यों परेशान होती हो, क्यों झगड़ेंगे वो दोनों, इतने खुश हैं साथ में और अपने बच्चे के साथ, इतनी मुश्किल से वो एक दूसरे का साथ पाकर यहाँ तक पहुँचे, तुम्हें क्यों लगता है कि वो झगड़ेंगे। वो बेवकूफ तुम्हें पागल बना रहा था और तुम पागल बन गई। सिया ने उनके हाथ को झटकते हुए कहा, हाँ मैं पागल, मेरा बेटा बेवकूफ, एक आप ही हैं महान चालाक इंसान, किसी से कम आप भी हैं नहीं। सिया की इस बात पर सारांश ने आंखें बड़ी कर कहा, क्या बोला। सिया ने बुरी तरह से सारांश को देखा, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको मजाक सूझ रहा है और मैं इस वक्त कितनी टेंशन में हूँ। सारांश ने वापस सिया के कंधे पर हाथ रखकर उनका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्यों टेंशन में है, कौन कह रहा है कि आप सिर्फ टेंशन में रहो, बेफिक्र होकर रहना, चलो चाय बनाते हैं। सिया का हाथ पकड़कर सारांश उठने लगे। इस पर सिया ने उनका हाथ झटकते हुए कहा, पहले मैं जाकर उससे बात कर लूं। सारांश ने सिया को देखा और कहा, आपको इतनी सी भी अकल नहीं है, आप उसे बेअक्ल बोल रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, जाकर देख ले उनके दरवाजे पर, अंदर जाने की आपकी हिम्मत होगी ही नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ बिजी होंगे, वो बस आपको वहां से भेज रहा था। 25 साल हो गए आपकी शादी को, 30 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी आपको आज भी समझ नहीं आई है। सारांश ने सिया को घूरा और सिया ने अपना चेहरा झुका लिया। उनका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मुझे क्या पता आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी करते हैं, इन्हें भी ये टाइम मिला है। सारांश ने सिया को उठाते हुए कहा, मेरे साथ चलिए, कुछ भी बकवास कर दो। पहले कुछ पल शांत हुए, वो सिया को लेकर खींचने लगे, खुद चाय बनाने लगे। सिया ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं बना नहीं रही हूँ ना। इस पर सारांश ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, आपका दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है, पहले उसे ठिकाने पर ले आए। आपकी बेटी की एक बात से आप बौखला गई हैं। सिया ने गुस्से से सारांश को देखा और उनका हाथ झटकते हुए दूसरी तरफ जाकर बोली, रहने दीजिए,
आप ही कर लीजिए, मुझसे बात ही मत करना। उन्हें ऐसे नाराज होते हुए देखकर सारांश ने उनका हाथ पकड़कर अपने तरफ किया और कहा, अरे मेरी गुलाबों तो नाराज हो गई। इधर देखो मेरी बात सुनो। सिया ने वैसे ही उनसे मुंह मोड़कर कहा, नहीं सुनूंगी आपकी बात। कोई बात नहीं सुननी है, हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हैं। ये सुनकर सारांश हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर सिया बुरी तरीके से चिढ़ गई। उन्होंने अदरक फेंककर सारांश के मारते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वो वहां से जाने लगे तब सारांश ने सिया को कमर में हाथ डाला और उन्हें अपनी तरफ खींचा। सिया सारांश के सीने से टकरा गई। उन्होंने सिर उठाकर सारांश को देखा। उनकी आंखों की नाराजगी झलक रही थी। सारांश ने सिया के बिखरे बालों को ठीक करते हुए कहा, आप इस तरह नाराज हो रही है। जब हम नहीं थे तब हमसे बात करने को तरसती थी और जब है तब इस तरह नाराजगी दिखाकर दूर जा रही है। रह पाएंगी हमसे बात किए बिना? इस बात का जी आप फायदा उठाते हैं, आपके बिना रहा ही नहीं जाता। ये सुनकर सारांश हंसने लगे। उन्होंने कहा, कुछ भी वो चाय में दूध डालने लगे। इस पर सिया ने कहा, चीनी तो नहीं लानी ना? सारांश ने कहा, नहीं, मीठा आपके पास है तो चीनी हम कहाँ से डालेंगे? सिया सारांश की बात सुनकर सिर मोड़कर मुस्कुराने लगी। इस पर सारांश ने कहा, हमें देखकर भी मुस्कुरा सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सारांश को बोलते हुए सिया ने कहा, रहने दे और वो चाय के कप उठा के। सिया ने कहा, ऐसे 30 साल गुजर गए जिसमें 10 साल आप साथ नहीं थे। 20 साल हम साथ रहे हैं, कितना हसीन वक्त रहा था। सारांश ने कहा, मैं 50 साल का हो गया हूँ, 70 साल तक जिंदगी होती है, हम 20 साल और रहेंगे तब 10 साल का हरियाणा उस तरह से पूरा हो जाएगा। आंखें दिखाते हुए सारांश से सिया ने, बस बकवास करा लो। सारांश ने कहा, मैंने क्या बकवास की है, बात करना ही बेकार है, आपको इन दो बातों के सिवा कुछ आता है? इस पर सारांश ने सिया की तरफ कदम बढ़ाए और अपने कदम पीछे लेने लगे। सारांश ने कहा, एक इरिटेट करने का काम अपना हो गया है लेकिन दूसरा रह गया, कहे तब वो भी पूरा कर लेते हैं। सिया ने आंखें बंद कर देखा, कैसी बातें कर रहे हैं, आरुष यही खेल रहा है आपको भी? इस पर सिया ने कहा, क्या मुझे भी? उसको कौन सा कुछ समझ में आने वाला है, उसके अलावा भी तो नहीं है। चलो हम भी कुछ चाय बनाने की जगह कुछ और बनाते हैं। सिया के सीने पर हाथ रखने में दूर धकेलते हुए वहां से भाग गए। उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर सारांश तेज से हंसने लगे। उन्होंने कहा, रे इस तरह से क्यों भाग रही है, चाय पीती जाए। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। सारांश ने झांककर बाहर की तरफ देखा। उसी वक्त से की गेंद उनके सिर पर लगी। उन्होंने नजरें घुमाकर देखा, तब सिया खड़ी उन्हें घूर रही थी। कनक अपने सामने खड़े शिवाय को घूर रही थी। शिवाय ने एक आईब्राव रेस कर कनक को देखा, क्या हुआ है? कनक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बताओ क्या हुआ है? शिवाय ने कनक को देखा और बोला, क्या कह रही है आप? हमने क्या किया है? कनक ने आंखें छोटी कर शिवाय को घूरते हुए कहा, तुमने क्या किया है? तुम्हें कहाँ खबर रहती है तुमने क्या किया है? बोलकर उसने शिवाय के हाथ से उसकी टेबल पर रखी चीज को उठा लिया। शिवाय ने कनक को देखा, जो दूसरी तरफ चेहरा किए मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट शिवाय नहीं देख पाया था। शिवाय ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ है कनक, हमें बताए। कनक ने पलटकर उसे देखा और कहा, आप आजकल कुछ ज्यादा ही ड्यूटी पर नहीं रह रहे हैं ना? बहन की फिक्र है ना, बेटी की और बीवी की कभी रहती ही नहीं है। शिवाय ने कनक की नाराजगी पर मुस्कुराकर उसे देखा, तब ये बातें हम कह रहे थे कि हमने जाने कौन सा जुल्म कर दिया, आप इस तरह नाराज है? कनक ने कहा, ये जुल्म नहीं तब और क्या है? कितने वक्त से हमने कोई डेट प्लान नहीं किया, कहीं शॉपिंग पर नहीं गए, कोई रोमांस मूवी नहीं देखी है, कोई टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया है। एक आप हैं जो हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, इसको पकड़ो, उसको रिहा करवाओ, उसको इंसाफ दिलाओ, और हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका क्या? शिवाय ने कनक के चेहरे को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा, अच्छा तब बीवी इस तरह नाराज हैं, वो अपने साथ नाइंसाफी नहीं चाहते, उन्हें इंसाफ चाहिए। कनक ने तेज तेज हब में से हिलाया। शिवाय ने कनक को हाथ से पकड़ा और थोड़ा ऊपर उठाया, उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोला, अरे ये क्या बात हुई? हम हमेशा आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? इस पर कनक ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, हमें क्या, आपके साथ बस टाइम चाहिए थानेदार साहब। ये सुनकर शिवाय हंसने लगा। उसे हमेशा ही कनक का थानेदार साहब कहना बेहद पसंद आता था। उसने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा कल का सारा टाइम आपका? कनक ने शक भरी निगाहों से शिवाय को देखते हुए कहा, सच्ची? पलट तो नहीं जाओगे ना? शिवाय ने नामे से हिलाया। आज भी हम आपके और हानि के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही जल्दी आए थे, लेकिन फिर डीसीपी साहब का मैसेज आया कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं, उन्हें कुछ बात करनी है। कनक ने कहा, यहाँ आ रहे हैं लेकिन क्यों? 140 मुकुल एंड सुहानी। शिवाय ने कनक को देख कहा, कहीं हमारी सुहू पसंद नहीं आ गई? उसके रिश्ते की बात करने नहीं आ रहे, वैसे भी कुछ ज्यादा ही पसंद है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए बहुत खुश रहता है। मेरी अनल से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि आज से पहले उन्होंने कभी मुकुल इतना खुश नहीं देखा। जब उसकी मॉम थी तभी वो उनके साथ इतना खुश रहता था, उसके बाद जैसे वो हंसना ही भूल गया है। इस पर सुहानी और मुकुल के बारे में सोचकर देखे, कनक को घूरती हुई उसे सीधा खड़ा कर बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी सुहू को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बुरी तरीके से मेरे सुहू पर चिल्लाया था, उसके बाद मुझे उससे नफरत हो गई है। मुझे सुहानी का उसके आसपास रहना भी पसंद नहीं है, बस सुहानी की वजह से मैं उसे झेल रहा हूँ कि वो यहाँ में आ जाता है और सुहानी को बाहर ले जाता है, उसके साथ सेफ फील करती है। मेरी सुहानी खुद किसी के साथ नहीं जाना चाहती, अगर उसने ऐसी कुछ जिक्र भी किया मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। सुहानी को स्कूल से कर देना है कि शादी कभी नहीं होगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि उसके भाई से ज्यादा प्रोटेक्ट उसे कोई नहीं कर सकता है। कनक शिवाय की इस बात से एग्री नहीं करती थी, लेकिन वो सुहानी की जिंदगी में किसी और मर्द को नहीं आने देना, ये बात बहुत बुरी लगती थी। सुहानी की भी अपनी लाइफ थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रहेगी और ना ही पूरी तरीके से नॉर्मल होगी। वो आम लोगों से कुछ अलग ही रहेगी। उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई आ नहीं सकता। अगर कोई उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको इसी तरह एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इसमें क्या गलत है?
ये सोचकर कनक ने शिवाय से कहा, अगर वो उसकी लाइफ में आना भी चाहता है, वो दोनों ही दूसरों को पसंद करते हैं, तो इसमें गलत क्या है। शिवाय ने बिना कनक को देखे कहा, इसमें कुछ गलत हो या ना हो, मेरी बहन कुछ समझ नहीं है कि वो रिश्तों को एक्सेप्ट कर पाए और इन रिश्तों को समझ पाए। हमेशा कोई उसे नहीं अपने साथ रख सकता। एक टाइम पर आकर उसकी फैमिली में सब उससे बोर हो जाएंगे, उसको अकेला छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता मेरी बहन को किसी की आदत लगे और उसके जाने के बाद सुहू तड़पती रहे। कनक अजीब तरीके से शिवाय को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन भाइयों को अपनी बहन के साथ किसी और को देखकर हो क्या जाता है। वो बिना दिमाग वाले लोगों की तरह बात करते हैं, जैसे पागल हो चुके होंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा हो। कनक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, उसी वक्त शिवाय ने चीखने की आवाज आई, भाई भाई। वो भागते हुए शिवाय की तरफ आ रही थी। शिवाय ने जल्दी से पलटकर सुहानी को देखा और बोला, सुहू संभल करके आओ। उसके लिए कहते ही शिवाय अपनी जगह रुक गई। उसने कहा, देखिए मैंने ब्रेक लगा दिया। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, इस तरह भाग रही है। शिवाय ने अपने दोनों हाथ पीछे किए हुए थे। उसने कहा, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपको पता है जो आपने नहीं किया वो उन्होंने कर दिया। कितने अच्छे हैं वो और भाई, मुझे फिर भी आप बहुत पसंद हैं। शिवाय को कुछ समझ नहीं आया। उसने कनक को देखा, फिर शिवाय बोला, क्या हुआ, क्या बात कह रही हो। इस पर सुहानी ने शिवाय के पास आते हुए अपना हाथ आगे किया। उसने बड़ी स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी। शिवाय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये किसकी शर्ट पहनी हुई है तुमने, और ये इसकी आस्तीन ही है। कहाँ जा रही है। वो सही करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन उससे पहले ही सुहानी पीछे हुई। उसने कहा, भाई ये देख कितना प्यारा है। उसने अपनी शर्ट की स्लीव को ओपन किया, उसमें से एक रैबिट निकला। वो छोटा सा रैबिट बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसे देखते हुए शिवाय की आंखों में चमक थी। शिवाय ने जल्दी से सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाए, क्या कर रही हो, ये तुम्हारे हाथ को स्क्रच कर देगा, फिर तुम्हें पेन होगा। कनक ने लाचारी से शिवाय को देखा, जो एक खरोच को भी ये समझता था कि उसकी बहन को जाने कितना दर्द होगा। सुहानी ने नामे सिर हिलाया, इसके नेल्स कट हैं, उन्होंने इसके नेल्स कट कर दिए हैं, फिर मुझे दिया है, ये स्क्रच नहीं करेगा। भाई ये देखिए कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है। शिवाय ने दांत पीसते हुए सुहानी को देखा, ये तुमने उससे लिया है, उसने तुम्हें क्यों ला कर दिया। मैंने तुमसे मना किया था ना उससे कुछ भी लेने को। वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर भी तुम उस लड़के से ना सिर्फ दोस्ती रखती हो बस, बल्कि उसकी दी हुई चीजें भी इतनी खुशी खुशी लेती हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ये सब नहीं करता है। कनक ने गुस्से से शिवाय को देखा। फिर सुहानी को, जिसकी आंखें नम हो गई थी, वो अपने आंसुओं को रोक के सिर झुका के खड़ी थी। शिवाय ने उस रैबिट को इतने कसकर पकड़ा था कि वो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। शिवाय के हाथ पर हाथ मारते हुए कनक ने उस रैबिट को अपनी गोद में लिया और प्यार से उसको सहलाते हुए बोले, बिल्कुल पागल आदमी है, समझ में नहीं आता है किस तरह से बच्चों से बात करनी है, और इस मासूम को कितने कसकर थामा हुआ है, तरस नहीं आता। बोलते हुए उसने उस रैबिट को सुहानी के हाथ में दे दिया। सुहानी ने उसे जल्दी से अपनी गोद में ले लिया। उसके आंखों में आंसू आने लगे। वो रैबिट भी सुहानी के चेहरे को देख रहा था, उसके हाथ पर अपना फेस रब कर रहा था। सुहानी वहां से जाने लगी। कनक ने शिवाय को आंखें दिखाई और शिवाय ने भी सुहानी की आंखों में आंसू देख लिए थे। वो जल्दी से सुहानी के सामने आया, सुहू मेरा बच्चा, मैं बस आपके लिए परेशान था। सुहानी शिवाय के चेहरे को छूते ही तेज तेज रोने लगी। आप भी पापा की तरह हो गए हैं, आप भी बदल गए हैं, आप भी बुरी हो गए हैं। मैं अगर आपकी बात नहीं मानूंगी तब क्या आप मुझ पर ऐसे ही चिल्लाएंगे। मैं नहीं करूंगी उनसे बात, मैं उनका रैबिट वापस कर दूंगी। शिवाय का दिल भर आया, उसे बहुत बुरा लगा सुहानी का इस तरह से कहना। हाँ, वो समझदार नहीं थी, आम लोगों की तरह नहीं थी, वो हानि से भी कम समझदार थी। फिर भी शिवाय जो कह देता था वो मान लेती थी। अगर शिवाय किसी चीज को मना करता, दोबारा वो उस चीज की जिद नहीं करती थी। पिछली बार भी जब शिवाय ने उसे मुकुल से दूर रहने को बोला था, तब पहले ही उसकी याद में सुहानी को फीवर आ गया था, लेकिन मुकुल के आने के बाद भी वो उससे बात नहीं कर रही थी, जब तक शिवाय ने नहीं कह दिया था। शिवाय ने आगे बढ़ के सुहानी को गले से लगा लिया और सुहानी तेज तेज रोने लगी। भाई आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, अब हानि आ गई है, अब आपको सुहानी बुरी लगती है ना। शिवाय ने उसके माथे को चूमते हुए नामे सिर हिलाया। तुम मेरी पहली औलाद हो, मेरी पहली बेटी, तुम मुझे बुरी क्यों लगोगी। उसने सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम तो मेरी पहली बेटी हो, मेरी पहली औलाद, तुम्हें मैंने संभाला है, बस मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। भाई वो तुमसे बहुत प्यार है, तुम आने की तरह रूड भी नहीं हो, तुम सबसे कितने अच्छे से बात करती हो, सबकी बात मानती हो। हाँ नहीं, भाई की एक भी बात नहीं मानती है, लेकिन सुहानी भाई की सारी बातें मानती है। भाई जो कह देते हैं सुहानी वही करती है। भाई सुहानी बहुत पसंद है। सुहानी ने अपने आंसू साफ करे, फिर भाई मुझे डांटते क्यों है। इस पर कनक ने सुहानी के सिर को सहलाते हुए कहा, क्योंकि आपके भाई का दिमाग खराब हो जाता है, वो कभी कभी पागल हो जाते हैं। सुहानी ने कनक को देखा, फिर हैरानी से सुहानी को, भाई आप भी सुहानी की तरह पागल हो रहे हैं। ये सुनते ही सुहानी का बहुत बुरा लगा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से खींचकर दिल बाहर निकाल दिया हो। कनक का चेहरा भी अजीब सा हो गया, उसने आंखों से सुहानी को देखा। वो इस बात को जैसे मान बैठे थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि सुहानी को स्कूल भेजने का फैसला बिल्कुल सही था, कभी लगता कि ये बहुत ही गलत फैसला था। सुहानी को खुद से लगाते हुए कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुहानी पागल नहीं है। किसने ये कहा कि सुहानी पागल है, सुहानी बस थोड़ी कम समझदार है। शिवाय की बात सुनकर सुहानी ने उसे सिर उठाकर उसे चमकती आंखों से देखा और बोल, फ्रेंड भी यही कहते हैं कि सुहानी मासूम है, वो पागल नहीं है। सुहानी की बात पर सुनकर शिवाय ने गुस्सा नहीं किया और मुस्कुराते हुए सुहानी से कहा, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे फ्रेंड, सुहानी बस मासूम है। उसने वापस से सुहानी को हक दिया। इस पर कनक ने कहा, जाओ नीचे जाकर देखो, वो लोग आए हुए हैं। सुहानी ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, अरे हाँ भाई, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि नीचे फ्रेंड आए हैं, उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा था। कनक ने सुहानी को जाने का इशारा किया और सुहानी का हाथ पकड़ जाने लगा। इस पर कनक ने कहा, तुम जाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम आप क्या करने वाली हैं? इस पर सुहानी कनक को देखते हुए उसी तरह बोले, आप क्या करने वाली हैं? सुहानी की बात पर कनक पर हंसते हुए कहा, तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अपने भाई से कहो कि यहाँ से जाओ, नीचे जाकर गेस्ट को अटेंड करें, आखिर इतने इंपोर्टेंट गेस्ट आए हैं। ये बोलते हुए उसने सुहानी को मुस्कुराकर देखा और शिवाय उसे घूरने लगा। ये देखते हुए सुहानी ने कहा, भाई जाए, फ्रेंड को कुकीज दे दे, वो भूखे बैठे होंगे।
इस पर शिवाय पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। मेरी बहन और बीवी दोनों को मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं अभी आया हूँ और उसे मेरी जगह उस मुकुल को खिलानी है। सुहानी ने पीछे से कहा, आप भी एक खा लेना। कनक हंसकर बोली, वो गुस्से में है, तुम यहाँ मेरे पास आओ, और वो अपने कवच की तरफ बढ़ गए। इस पर सुहानी ने कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? कनक ने कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही हूँ, बस तुम्हें फ्रेंड से मिलने जाना है ना। सुहानी ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। वो नीचे बैठे हैं। कनक ने कहा, चलो हम अभी उनके पास चलने वाले हैं। इस पर सुहानी खुश हो गई। शिवाय नीचे आया। उसने हॉल में आकर देखा, तब वहां डीजीपी रावत और मुकुल थे। मुकुल उन्होंने उसे देखकर स्माइल की, लेकिन शिवाय ने बुरी तरीके से उसे घूर कर देखा। वही डीजीपी रावत किसी गहरी सोच में थे। उन्होंने शिवाय के आने का ध्यान ही नहीं दिया। शिवाय ने उनके सामने आते हुए कहा, हेलो सर, कैसे हैं आप? और झुककर उनके पैर छुए हुए। डीजीपी रावत चौंक कर पीछे हुए। हमारी राय नहीं थी। ये सुनकर मुकुल ने उनका हाथ पकड़ उन्हें आंखें दिखाई। वही शिवाय उन्हें हैरानी से देखने लगा, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपका बाय बेटा। शिवाय ने जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहा, मैं अपने रूम से अभी अभी आया हूँ, लेकिन आप यहाँ आए हैं, मेरे घर कुछ काम था सर। डीजीपी रावत ने जल्दी से आसपास देखा, फिर बोले, हाँ बस कुछ बात करनी थी, इसलिए आए थे, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम आपके घर आपके हॉल में बैठे हैं। शिवाय हैरानी से डीजीपी रावत को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक ये हो क्या गया है। आज से पहले उसने कभी उन्हें इस तरह से नहीं देखा था। उसने मुकुल की तरफ देखा जो अपने सिर पर हाथ रख के बैठा था। फिर शिवाय ने उसकी तरफ रुख करते हुए कहा, क्या बात है छोटे रावत, आप यहाँ इस तरह से क्यों आए हैं? आजकल आपको मेरे घर में आने की कुछ ज्यादा ही लगी रहती है। इस पर मुकुल ने कहा, क्या करें, आपने अपने घर में इतनी खूबसूरती रखी है कि वहाँ दिल आने का बार बार करता है। साथ ही यहाँ कोई मेरा खास रहता है, उसके लिए तो मुझे आना ही होगा, उसके बगैर मन कहीं नहीं लगता। शिवाय ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से से मुकुल को देखा। बेहतर होगा उससे दिल लगाना तुम बंद कर दो, क्योंकि जल्द ही वो तुम्हें भूलने वाली है। मुकुल ने भी शिवाय की आंखों में आंखें डाल देखते हुए कहा, वो मुझे कभी नहीं भूल पाएगी, आखिर वो अपने फ्रेंड के इतने क्लोज जो है। मुकुल ने क्लोज पॉइंट पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। शिवाय ने गुस्से का घूंट पीकर डीजीपी रावत को देखा, जो कभी शिवाय को देख रहे थे कभी मुकुल को। शिवाय की इतनी तीखी नजरों पर वो सकपका गए। इस पर शिवाय ने कहा, सर आपका इस तरह डरना मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप इतने नर्म मिजाज तो नहीं है कि चंद बातों से चौंक जाए। डीजीपी रावत ने अपने बेटे को देखा, फिर हल्के से बोले, तुम क्यों मुझे इस शेर की गुफा में लेकर आए हो? तुम आखिर क्यों मेरा शिकार करवाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है अगर हमने वो बात कही तब ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ये सुनकर मुकुल ने कहा, जो काम करने आए हैं वो करिए, इस शिवाय को मैं संभाल लूंगा। डीजीपी रावत ने कहा, तुम इसको क्या इसकी बातों को नहीं संभाल पाओगे? अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका सारा दोस्त तुम्हारे सिर जाएगा और मेरी जायदाद में से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस पर मुकुल ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ।